वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ नबीहा इजवात खान। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खाबर और आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे उन नौजवानों की, उन सपूतों की और उन हीरोज की जिनकी वजह से आज हम अपने मुल्क में पुरअमन तरीके से रह रहे हैं और हम बड़े सेफली अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मादरे वतन के दिफा में ना जाने कितने ही ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी जान खुदा के सुपुर्द कर चुके हैं, जिनके नाम और कारनामे हम लोग नहीं जानते, हम तक वो स्टोरीज नहीं पहुंचती, हम तक वो मेहनत, वो कोशिश नहीं पहुंचती। और वो ऐसे लोग हैं जो वतन की मट्टी की हिफाजत करते हुए मनो मट्टी तले जा सोए हैं और उनके नाम भी हम देखते हैं कभी कभी मंजर आम पर नहीं आते। तो हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से सलाम है ऐसे तमाम शोहदाए वतन को जो फर्ज की अदायगी में अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं। बिल्कुल खानेवाल में रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, उसकी डिटेल्स आपके साथ नाज़रीन शेयर करते हैं। खानेवाल के नज़दीक इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के डायरेक्टर महकमा इंसदाद दहशतगर्दी CTD विंग नवीद सादिक और इंस्पेक्टर नासिर हुसैन को उनके फ़राइज़ की अदायगी के दौरान शहीद कर दिया गया। और ISI इंसदाद दहशतगर्दी विंग के डायरेक्टर नवीद सादिक एक गैर मामूली ऑफिसर थे। उनकी गैर मामूली कारकर्दगी की वजह से दहशतगर्दों के नेटवर्क्स का सुराग लगाकर उन्हें ख़त्म किया गया और नवीद सादिक को 23 मार्च 2021 में उनके मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ बहादुरी और जुर्रत के एतराफ़ में सितारा शुजात से भी नवाजा गया। बिल्कुल, उन्होंने 2002 में सब इंस्पेक्टर के तौर पर पुलिस फोर्स में शमूलियत इख्तियार की और 2009 में आला सतही के इम्तिहान में शिरकत के बाद उनकी तकर्री अहम इंटेलिजेंस एजेंसी ISI में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की गई थी। नवीद सादिक इन दिनों इंसदाद दहशतगर्दी विंग के डायरेक्टर थे और साबिक वजीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी के अगवा होने वाले जो बेटे थे अली हैदर गिलानी, उनको अगवा करने वाला जो नेटवर्क था उसका सुराग लगाने का सेहरा भी उन्हीं के सर सजा था। और इसके अलावा उन्हीं की यूनिट के 2 अफसरान इंस्पेक्टर उमर मुबीन जलानी और सब इंस्पेक्टर यासिर को शहीद करने वाले जो कलदम तंजीम का नेटवर्क था वो भी इनकी जानिब से ही ब्रेक किया। बिल्कुल, और उन्होंने अपनी मुलाजमत के दौरान कलदम तंजीमों के अहम नेटवर्क्स को बेनकाब किया। उन्होंने कई माह की कोशिशों के बाद दाइश की आला कमांड तक रसाई हासिल की। फैसलाबाद में उनकी कमीगाहों का पता लगाकर छापा मारा और दहशतगर्दों को बेअसर किया और इसी तरह गुजरावाला में खुदकुश हमला आवरों का भी मुकाबला किया। नवीद सादिक जिस दिन शहीद हुए उस वक्त भी वो एक कलदम तंजीम जो कि उस वक्त अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही थी, उस नेटवर्क को अनवार तोड़ने के मिशन पर थे। बिल्कुल, मुल्जिम इमरान ने उन्हें निशाना बनाया, उमर खान ने, और उनको साथी अफसर नासिर अब्बास समेत शहीद कर दिया। अल्लामा इकबाल ने नवीद सादिक जैसे बहादुर सपूतों के लिए ही जो शेर लिखे हैं उनमें से एक ये भी है कि शहादत है मतलूबो मकसूमों में ना माले गनीमत ना कशबर कशाई। हम नवीद सादिक और इंस्पेक्टर नासिर को सलाम पेश करते हैं। उनकी मेहनतों की वजह से, उनकी कोशिशों की वजह से और उनकी कुर्बानियों की वजह से, ऐसे नौजवानों की वजह से आज पाकिस्तान मौजूद है, पाकिस्तान कायम दायम है और हम लोग यहाँ पर सेफली अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। बिल्कुल, प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं ऑन टॉप स्टोरीज। पंजाब असेंबली में एतमाद का वोट, परवेज इलाही का तहरीके इंसाफ को इनकार। कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, इमरान खान हमला केस मजीद उलझ गया। आर्मी चीफ का पहला बैनुल-अक़वामी दौरा, सऊदी अरब में अहम मुलाकातें। बाबर 11 का बड़ा इम्तिहान, 0 पर 2 आउट, कौन बचाएगा कराची टेस्ट। कराची की तंगोतारी गलियों की मौसीकी सोशल मीडिया पर वायरल। तो नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और पंजाब की सियासत की बात करते हैं। पंजाब में बेयकीनी का अभी तक खात्मा नहीं हुआ। आने वाले दिनों में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही, इमरान खान वफाक के दरमियान क्या होगा? क्या पंजाब असेंबली बच पाएगी, टूट जाएगी? सियासत किस तरह से यहाँ पर चलेगी? ये वो सारे अहम तरीन सवाल हैं जो लोग जानना चाह रहे हैं। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ का दावा है कि परवेज इलाही को 20 से 25 अरकान असेंबली वोट नहीं देंगे। अनवार, अभी दावा कितना सच्चा है या सच्चा साबित होता है ये तो वक्त बताएगा। इसका तो पता नहीं है, लेकिन नबिया जो 3 अरकान पंजाब असेंबली हैं उन्होंने वोट ना देने के कंफर्म इशारे तो कर दिए हैं यकीनी तौर पर, लेकिन अब देख रहे हैं कि सूरत हाल जो है वो डेली बेसिस पर बहुत जल्दी से तब्दील होती दिखाई दे रही है, क्योंकि शायद परवेज इलाही भी इस शक में मुब्तला है कि अगर वो एतमाद का वोट लेने जाते हैं तो हो सकता है कि इस मामले में गड़बड़ हो जाए। इसलिए हम देख रहे हैं कि जो परवेज इलाही का स्टांस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जो बयानात हैं उससे हमें काफी डिफरेंट दिखाई दे रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने खुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतमाद का वोट दिलाने के ऐलान से अलहदा किया है और अब परवेज इलाही ये कह रहे हैं कि उन्हें एतमाद का वोट लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। परवेज इलाही की अगर इस वक्त सियासत देखी जाए तो
बड़ी कंफ्यूज कर रहे हैं मेरे ख्याल से लोगों को, उनके जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट सामने आ रही। बहरहाल गवर्नर पंजाब के गैर कानूनी हुक्म को नहीं मानते, पीटीआई को चाहिए कि गैर जिम्मेदाराना बयानात ना दे, ये भी उनका कहना है। 25 तारीख को अपना हाल याद रखिए, उनकी जुबानें निकली हुई थी। परवेज इलाही ने इमरान खान को कायदे आजम के बाद दूसरा लीडर करार दिया है। वो क्या कह रहे हैं इस पर खैर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन परवेज इलाही की जो स्टेटमेंट है वो आपके साथ शेयर करते हैं। लीडरशिप है पीटीआई की, उनको जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए। उनकी अपनी हुकूमत है, वो खुदा का खौफ करो। जो आपका हाल हुआ था 25 तारीख को, आपकी ज़ुबानें बाहर आई हुई थी, जो लाले पड़े हुए थे। कम से कम अपने लीडर की बात फॉलो करो इमरान खान साहब। और ये काम जो हैं कि अगर वो पहले हुकूमत जो कर लेती बुजदार की, तो आज ये दिन न देखने पड़ते। जो गवर्नर ने आर्डर दिया है, हम उसके आर्डर को मानते ही नहीं है, वो तो इलीगल आर्डर है। तो अगर हम मान लेंगे तो इसका मतलब है कि उसमें सारी कमी हमारी है, और जो गवर्नर चाहता है इलीगल आर्डर करके उसको हम कन्फर्म कर दें, ये नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की ज़हरा नकवी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोमिना वहीद भी ये ऐलान कर चुकी हैं कि वो परवेज इलाही को वोट नहीं देंगी। शायद यही वजह है कि परवेज इलाही एतमाद के वोट का रिस्क उठाने को तैयार नहीं है, और जब उनका स्टांस है वो पीटीआई से हमें काफी तब्दील होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, इसी पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रजा रूमी साहब इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है। थैंक यू सो मच सर, आपने ज्वाइन किया। परवेज इलाही साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की क़यादत खान साहब को जो पैगामात भिजवा रहे हैं कि इस तरह के जो गैर जिम्मेदाराना बयान है वो ना दें, तो ये किस गैर जिम्मेदारी की वो तस्करा कर रहे हैं? और दूसरी जानिब वो कहते हैं कि कायदे आज़म के बाद दूसरा जो बड़ा लीडर है वो इमरान खान साहब को तस्वुर करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स में थोड़ा सा तजाद या कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाई देता है। जी शुक्रिया। बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट है और तजाद भी है। आपके इल्म में है कि परवेज इलाही साहब जो हैं उनका पीटीआई के साथ इत्तेहाद तो है, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं पीटीआई की जो वो नहीं मानते। मसलन इमरान खान साहब भी इस चीज़ का शिकवा कर चुके हैं कि वज़ीराबाद का जो फायरिंग हुई थी खान साहब के कंटेनर के ऊपर, वो उसकी एफआईआर जो है वो उनकी खान साहब की मर्जी के मुताबिक दर्ज नहीं हुई, और परवेज इलाही साहब ने वो नहीं करवाने दी, जिसमें कि वो हाजिर सर्विस जो है फौजी अफसरान के नाम शामिल करना चाहते थे जी। तो इसी तरह बहुत से अमूर के ऊपर उनका आपस में इख्तलाफ भी है और वन पेज नहीं है, और यही वजह है कि परवेज इलाही साहब एक ही सांस में उनको कायदे आज़म के बाद बड़ा लीडर मानते हैं इमरान खान को, और दूसरी ही सांस में वो इनके ऊपर तनकीद भी कर देते हैं और पीटीआई वाले लोगों को समझाते भी हैं। अभी तो आपने ये क्लिप सुनाया, मैंने ये देखा था पहले भी, इसमें तो उस्मान बुज़दार साहब को भी आड़े हाथों लिया जी, क्योंकि आपको याद है कि वो एक बहुत बड़े सोर्स थे तनकीद का पीटीआई के लिए भी और उनके अधिकारियों के लिए भी जी। ठीक है रजा साहब, ये फरमाइएगा जिस तरह से हम देख रहे हैं जो स्टेटमेंट दे रहे हैं परवेज इलाही इमरान खान के हवाले से, उनको कायदे आज़म से मिला रहे हैं कि उनके बाद वो दूसरे बड़े लीडर हैं, इसी तरह की बातें हम सुनते रहे हैं, वो परवेज मुशर्रफ की वर्दी से मुतालिक भी करते रहे हैं। आप इस वक्त क्या समझ रहे हैं? चौधरी साहब तहरीक इंसाफ में जो 25 मई के वाकयात का जिक्र कर रहे हैं, ये उन्हें याद दिला रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं चौधरी साहब? जी देखिए, 25 मई को याद करने वाली बात है कि 25 मई को जो हुआ था इस्लामाबाद में, वो धरना जो था इनका जी, जो कि कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि उनका ख्याल था कि डी चौक चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी आ गया था, आपको याद है, और उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा था आपने डी चौक नहीं जाना, लेकिन ये कि उसके बावजूद पीटीआई के जो कारकुन थे वो डी चौक चले गए थे, और फिर उसके बाद एक क्रैकडाउन भी हुआ, सारा कुछ। तो वो सारी ये चीज़ें करवा रहे हैं कि गलत हिकमत अमली, जज्बातियत और बाकी जो है क्या उसको बोलते हैं सियासी पत्ते ना सही खेलना, वो खान साहब को उनके साथियों को वो याद करवा रहे हैं कि भाई आप कामयाब नहीं हुए। देखिए बड़ी अहम बात है, अहम नुक्ता है। 1 साल से खान साहब लगे हुए कि जल्द इलेक्शन हो जाए, धरना हो जाए, लॉन्ग मार्च हो जाए, लेकिन सारी जो उनकी प्लान्स थे वो कामयाब नहीं हुए, और मास सिवाय पंजाब में तब्दीली के, जो कि परवेज इलाही साहब की मनहोने मिन्नत है जी।
रजा साहब, आप समझते हैं कि चौधरी साहब एतमाद का वोट नहीं लेना चाहते? दाल में कुछ काला इस वक्त दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने अदम एतमाद वापस लेकर एक और तासुर भी दिया है। तो एक्चुअली क्या चल क्या रहा है, होने क्या वाला है? मामला तो कुछ और है, दिखाई कुछ और दे रहा है। जी देखिए, बात यह कि अगर उनके पास नंबर पूरे होते तो अभी तक वो एतमाद का वोट लेकर ये मामला खत्म कर सकते थे। बल्कि जब उनको गवर्नर ने कहा भी उस वक्त, तो उसी वक्त कर लेते 24 घंटे के अंदर। ऐसा क्या मसला है, 2 दिन में 48 घंटे में कर लेते। मसला ये कि कुछ गड़बड़ तो है, और इतलात तो यही है कि उनके पास मुकम्मल नंबर पूरे नहीं है। और यही वजह है कि ये मामला जो है ये एक इशू बन गया है, और ये मामला जो है वो सीरियस बनता जा रहा है परवेज लाई साहब के मुस्तकबिल के लिए। और अगर ये नंबर पूरे होते उनके पास तो अभी तक शो हो गए होते। ये आपने 2 MPs का जिक्र किया, इसके अलावा भी बहुत सारे MPs का तस्करा किया जाता है। तकरीबन 10 से 15 ऐसे MPs हैं जो कि क्लेम करती है मुस्लिम लीग नून कि शायद वो उस दिन वोट ना करें। और खैर दावे तो दूसरी साइड भी करती है नून के MPs के बारे में, लेकिन बहरहाल नून की भी फेडरल गवर्नमेंट है, तो उनके पास ज्यादा लीवर और ज्यादा वो है तरीकाकार है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का। जी ठीक है रजा साहब, अगर सानिया वजीराबाद की हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि बहुत ही मामला वो भी उलझ चुका है। FIR की बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट होने के बावजूद भी उस तरह से FIR दर्ज नहीं हो सकी जो इमरान खान की जानिब से नाम लिए गए थे। साथ ही एक तासुर चौधरी साहब की पार्टी का यह भी बड़ा पक्का तासुर है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की सांस को भी भांप लेते हैं। जी बिल्कुल, चौधरी साहब का तासुर तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो सांस को क्यों नहीं भांपते। आपने मुशर्रफ का जिक्र किया। चौधरी परवेज इलाही और दर हकीकत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की ही पार्टी है। काफ लीग जो है वो उसको बनवाया भी इस्टेब्लिशमेंट ने था, उसको जो कुछ सहारा सपोर्ट मिलता रहा है मां सिवाय चंद हल्कों के, बाकी वो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर तो चल ही नहीं सकते। और यही वजह है कि आपको पता है कि खुद अब परवेज इलाही साहब कह चुके हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब का साथ भी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे दिया था। अगर आपको याद हो, उन्होंने उनके बेटे मुनीस राई दोनों ने इस बात का एतराफ किया है कि जनरल बाजवा साहब ने उनको ये वो हिदायत दी थी या मशवरा दिया था या जो भी था कि वो इमरान खान साहब को ज्वाइन करें। तो ये तो बात बड़ी क्लियर है। बाकी आपको पता है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सियासतदान जो है उन्होंने भी अब तक कॉन्डक्ट अबव बोर्ड नहीं रखा, और यही वजह है कि वो मौका देते हैं एस्टेब्लिशमेंट को इतना ज्यादा कि वो पत्ते अपने जो है या आखिरी फैसले जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ही करती है। जी रजा रूमी साहब, हम खान साहब की जो तर्ज सियासत देख रहे हैं, मुसलसल के एक हैजानी कैफियत एक फ़ज़ा बनाई गई है, और किसी भी तरीके से कि एतमाद का इजहार नहीं किया जा रहा, सियासतदानों को उनका काम नहीं किया जा रहा। कभी फौज पर, कभी इदारों पर तनकीद, कभी सियासतदानों पर इल्ज़ामात, कभी चोर डाकू का बयानिया, कभी बैरूनी साजिश का बयानिया। तो असेंबलीज तोड़ने के पीछे एक मरतबा फिर से कयास क्रिएट करना है खान साहब का मकसद। और ऑन अदर साइड अगर हम चौधरी परवेज इलाही साहब को देखें या उनकी सियासत को समझे तो वो ये चाह रहे हैं कि मैक्सिमम टाइम वो वजीर आला की कुर्सी पर बराजमान रहे। क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, देखिए आप भी अगर पंजाब की वजीर आला बन जाएं तो आपका भी दिल चाहेगा कि आप उसको मैक्सिमम टाइम जो है वो एंजॉय करें। वो तहका और जो प्रोटोकॉल और जो वसाइल की एक्सेस और जो ताकत है, देखे ना पाकिस्तान में जो पावर होती है ना वो होती है अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग, ठेके ठुके। अभी आप देखिए उन्होंने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में और मंडी बहाउद्दीन में 2 इजला में 100 अरब रुपए से जायद की स्कीमें मंजूर की हैं। अंदाजा करें 100 अरब में पता नहीं कितने सैकड़ों करोड़ होते हैं नाज़रीन के लिए मैं कह रहा हूं। तो वो क्यों छोड़े ऐसी वजारत आला को? वो भी इमरान खान साहब तो जज्बाती बातें कर रहे हैं। वो तो देखे ना, इमरान खान साहब खुद सीरियस नहीं है। अगर वो सीरियस हो तो किसी को भी नहीं छोड़नी है, पावर सबको प्यारी है, काम किसी ने कुछ करना नहीं है, कोई डिलीवर नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। मुल्की मईशत जो है आप देखेंगे कितनी बुरे हालात में है। फिर आटे का बहरान हुआ, उसके बाद हम कल से मुर्गी की खबर सुन रहे हैं कि कीमतें आसमान को छू रही हैं, लोगों का बेसिक पूरा नहीं हो रहा। तो अगर ये भी इस मौके पर कहा जाए कि जो
पंजाब हुकूमत है वो टोटली फेल हो चुकी है आवाम को रिलीफ देने में किसी हद तक, तो इस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ आपका जो पहला वाला पॉइंट था मैं उसी को एड्रेस करना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये जो सियासत, हिजानी सियासत हो रही है, ये बड़ी अफसोसनाक चीज है। खान साहब अपनी अना के जो है हिसार में बंद हैं, क्योंकि उनको अप्रैल में निकाल दिया एक तरीके अदम एतमाद ने। उसका इल्जाम वो जनरल बाजवा को देते हैं, साबिक आर्मी चीफ को, और वो उनको छोड़ने को तैयार नहीं। उन्होंने हर तरह का हमला किया है इदारे पर भी हमला किया है। साथ में उन्होंने पूरे मुल्क में अफरा तफरी मचा रखी है। हत्ता कि जब पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब थे, उस वक्त भी उन्होंने अपने जलसे मंसूख नहीं किए, उस वक्त भी वो पीछे नहीं हटे, जो कि आपको शो करता है उनकी क्या कहते हैं अप्रोच को, कि कितनी संगदिल अप्रोच है उनकी। तो मैं सिर्फ आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि ये हिजानी कैफियत सिर्फ अपनी जाती सियासत के लिए सारे सियासतदान इससे करते हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान में कभी स्टेबिलिटी नहीं आती, और वो स्टेबिलिटी नहीं आती तो उसका असर मईशत पे पड़ता है, जिसका आपने जिक्र किया, जिस महंगाई का, डॉलर की कीमत का, जो आज हर पाकिस्तानी के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। जी ठीक है रजा साहब, एस्टेब्लिशमेंट हमने देखा वो कह चुके हम एपॉलिटिकल रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान बार बार ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे, हुकूमत बनाने में उनकी मदद करे, बाद में उनका सहारा बनकर चले। सियासतदान जब खुद ही अपने मसाइल हल नहीं करेंगे, बार बार एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखेंगे और फिर ब्लेम गेम भी एस्टेब्लिशमेंट पर ही डाल देते हैं। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है कि वो सहारा मांग रहे हैं उन्हीं लोगों का। देखिए ना, शुरू से वो कहते आए हैं कि भाई आपने न्यूट्रल होके, न्यूट्रल तो जानवर होता है, हक और बातिल की जंग में आपको हक का साथ देना चाहिए, यानी कि मैं हक हूं। पहली तो ये बात है कि अपने आप को ही वो डिक्लेयर करे कि हक है। भाई आपका काम नहीं है डिक्लेयर करना, ये तो अवाम का काम है, ये तो वोटर्स का काम है कि वो आपको डिक्लेयर करें। और देखिए मसला ये है कि ये खान साहब जैसे लीडर जो होते हैं, पॉपुलिस्ट इनको कहते हैं, जो कि अवाम के जज्बात के साथ खेलते हैं, जो कि इस तरह के नारे लगाते हैं, ये रियासत मदीना हो गया, या हक व बातिल की जंग, या गुलामी नामंजूर। इनका क्या मतलब है? गुलामी किसकी? मतलब देखिए ना, खुद उनकी हुकूमत में 2 बार IMF का प्रोग्राम लिया अमेरिका से, खुद वो ट्रंप को मिलने के लिए गए, और वापस आके उन्होंने कहा कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ एक और। ये उनकी पार्टी फूलों के हार लेके खड़ी हुई थी। उस वक्त अमेरिका की गुलामी जो है वो मंजूर थी, लेकिन अब अमेरिका की गुलामी ना मंजूर है, चूंकि बाइडेन जो था वो बाद में उसने उनको कॉल नहीं किया इमरान खान को। तो ये इस तरह के तजादात से भरपूर है खान साहब की शख्सियत और सियासत। लेकिन क्या किया जाए कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आवाम की तादाद उनके पीछे उनको फॉलो करती है, और वो उनको मसीहा समझती है। ना सिर्फ मसीहा समझती है, बल्कि जो है वो उनकी हर कही हुई बात फॉलो करते हैं, सच ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह कि जो उनके जो ओपोनेंट्स हैं, शरीफ बरादरान और जरदारी, लोग उन पर ट्रस्ट नहीं करते। लोग वो उनको अच्छा नहीं समझते बहुत सारे, और वो कहते हैं कि जी खान साहब जो है ना ये ही बेहतर हैं, ईमानदार हैं, वगैरह वगैरह हैं। अच्छा, तो ये रज़ा साहब उन्हीं रीजंस की जानिब में बढ़ना चाहूंगी, वही रीजंस में आपसे जानना चाहूंगी। पाकिस्तान के जो 2 बड़े सूबे हैं उसमें इस वक्त PTI ने, इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत कायम रखी है, और अगर अभी के हालात देखें तो कुछ खास डिलीवर नहीं कर पाए वो पंजाब में, KPK में। और अगर उनका हम दौरे हुकूमत का तस्करा कर ले तो तब भी कोई मुल्क की जो मईशत है वो बहुत परवान नहीं चढ़ी, तब भी लोग महंगाई का रोना ही रोते हुए दिखाई दिए। लेकिन इस पूरे मामले के बाद, पूरी सूरत हाल में हम फिर भी देखते हैं कि इमरान खान का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है, कौन सी पिया फर्म है उनके पास कि वो दिन ब दिन जो है मजीद पॉपुलर लीडर ही बनते चले जा रहे हैं? ऐसा क्या कर रहे हैं वो? देखिए जी, उन्होंने ये, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जब इक़्तिदार में थे तो इंतहाई गैर मकबूल हो चुके थे, और यकीनन उस वक्त उनका खुद PTI को अंदाजा था कि वो इंतहाई अनपॉपुलर हो चुके थे। क्योंकि देखिए इस वक्त पाकिस्तान के जो माशी हालात है, कोई भी हुकूमत में हो वो अनपॉपुलर होगा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त डिलीवर नहीं कर सकती। उनके पास जो है जो चैलेंजेस हैं बहुत संगीन और शदीद हैं। मगर खान साहब ने जो बयानिया अपनाया है, देखिए पाकिस्तान में जो भी पिछले 70 साल में, 75 साल में जो यहाँ पे बयानिए चले हैं,
एक तो मगरिब से जो है वो एंटी अमेरिकनिज्म जिसे कहा जाता है, वो अमेरिका के खिलाफ जज्बात हैं पाकिस्तान में, उनको उन्होंने उभारा। उन्होंने कहा जी अमेरिकी साजिश है। इस्लामी टच तो आपने खुद वो अपनी मुंह से आप सुन चुके हैं कि खान साहब जरा इस्लामी टच दे ना, तो इस्लामी टच दे दे के उन्होंने जो है पाकिस्तान की बेशतर अवाम जो है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं, तो उससे बिल्कुल उनको फ़र्क पड़ता है। और फिर तीसरी चीज़ ये कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट लाइन लेना, पाकिस्तान में ये भी मकबूल सियासत होती है जब आप ज़रा ताकतवर लोगों को थोड़ा सा रगेदें, थोड़ा सा चैलेंज करें। जैसे वो जनरल बाजवा पे हमले किए जा रहे हैं, सर्विंग मेजर जनरल हैं फैसल नसीर साहब, उनके ऊपर इल्जामात की बौछार किए जा रहे हैं जी। और अब कल भी कहा कि जी बाजवा साहब मुझे मार कर इमरजेंसी लगाना चाहते थे। अंदाजा करें आप भाई इसका क्या सबूत है आपके पास। लेकिन अब कोई बंदा सुनेगा जो बैठा है गुजरात में, मंडी बहाउद्दीन में, मुल्तान में, कराची में, वो तो कहेगा ओ हो अच्छा, तो बाजवा का तो ये प्लान था, ये तो थ्रिलर मूवी है ना, नेटफ्लिक्स शो है। तो आपको पता है ये सारे बटन इस्तेमाल किए हैं, इसलिए मकबूलियत जो है उनकी बहुत ज्यादा बढ़ी है जी। बहुत शुक्रिया। सीनियर एनालिस्ट रज़ा रूमी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उनका यही कहना था कि जो इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ है, यकीनी तौर पर जो स्टांस उनकी जानिब से रखा गया है अवाम के सामने, अवाम को इस तरह की टैगलाइंस जो हैं गुलामी से आज़ादी बहुत ज्यादा पसंद है। बात में बल्कि पूछना भी चाह रही थी कि टाइम कम है कि जो मकबूलियत का पैमाना है वो तो इलेक्शंस के बाद तय होगा कि सिर्फ सोशल मीडिया या खबरों में आ जाना या टॉक शोज में आ जाना या चर्चा में आ जाना एक तो मकबूलियत है, लेकिन दूसरी मकबूलियत यह है कि अवामी लीडर होना और उस तरह से लोग उनके लिए निकल पाए और उनको वोट दे, जो कि हमने लॉन्ग मार्च में देखा कि वो फेल हमें दिखाई दिया। बहरहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और किस्सा करेंगे, शेयर करेंगे आपके साथ सानिहा वजीराबाद जो हुआ, एक बहुत बड़ा सानिहा हुआ, अब उसकी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, डिटेल्स जो सामने आ रही हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं नाजरीन। पाकिस्तान सियासत के तनाजुर और वाकयात देखें तो कुछ पता नहीं चलता कि असल मामला है क्या। वजीराबाद में इमरान खान पर हमला पहले से ही कुछ अजीब सा था, कुछ पता नहीं लग रहा था कि असल हकायक क्या हैं। फिर फवाद चौधरी मंजर आम पर आए और कहा कि हमला करने वाले एक से ज्यादा थे। और उधर पंजाब की जो फोरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट आई जिसमें इंकशाफ किया गया कि खान साहब को गोलियां नहीं बल्कि गोलियों के टुकड़े लगे। फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है खान साहब की चौधरी की जानिब से, तो कुछ कोई एक स्टेटमेंट अनवार सामने इनिशियली काफी कंफ्यूजन यकीनी तौर पर क्रिएट हो चुकी है। गुज़श्ता रोज मुल्जिम नवीद बशीर के वकील मियां दाऊद भी सामने आए और उन्होंने इंकशाफात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और वो यहां तक कह गए कि ये पीटीआई का अपना ड्रामा है, लॉन्ग मार्च में जान डालने के लिए ये सब कुछ किया गया था और हलाकत नवीद बशीर के हाथों नहीं हुई। बल्कि बात यहां खत्म नहीं हो रही, इसके बाद राना सनाउल्लाह भी सामने आए और ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। राना सनाउल्लाह ने इस हवाले से क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। साहब की स्टेटमेंट आपके साथ शेयर की। दूसरी जानिब अब इस केस पर मजीद बातें खुलकर आ रही हैं। इमरान खान पर हमले के बाद गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम नवीद बशीर का वीडियो बयान आरपीओ गुजरात के कमरे में रिकॉर्ड किया गया और सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि डीपीओ गुजरात अपना मोबाइल फोन एसएचओ के हवाले करते हैं और एसएचओ ने उस मोबाइल फोन से मुल्जिम नवीद का एतराफी बयान रिकॉर्ड किया, बाद में रिलीज हुआ और अब इससे वो इनकारी भी है। बिल्कुल, इस बिना पर एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई का आगाज भी किया गया और इस सब के बाद इमरान खान की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने फवाद चौधरी ही की बात को दोहराया कि वजीराबाद में जो हमला हुआ उसमें एक नहीं बल्कि 3 शूटर मौजूद थे और हमारे होता डीपीओ जेआईटी में नहीं आ रहा। और ये भी बार बार वो ये कह रहे हैं कि मुझे रास्ते से हटाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया है। इमरान खान ने इस हवाले से क्या कहा है वो भी सुनते हैं। दूसरी जानिब एक रोज कबल टीवी शो में फवाद चौधरी ने नवीद बशीर के वकील मियां दाऊद के हवाले से क्या कहा है आपके साथ वो भी शेयर करते हैं। तमाम मामले में हमारे साथ मौजूद हैं मियां दाऊद, वकील जो है नवीद बशीर के। दाऊद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो यही क्लैरिफिकेशन आपसे लेना चाहेंगे, फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि आपके बड़े गहरे लिंक्स हैं नून लीग के साथ, आप उनके वर्कर हैं और उन्हीं की तरफ से आप ये मुकदमा लड़ रहे हैं। वो कल मैंने नहीं अपने ट्विटर अकाउंट से इस बात की ट्वीट की
अजहर मिशवानी साहब जो इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने मुझे कल टीएलपी का वर्कर बना दिया। फवाद चौधरी साहब ने अभी आपने सुना नून लीग का वर्कर बना दिया। जी। और कल फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई ट्वीट किया था कि कौन है जो ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को करवा रहा है, मैंने करा, तो उसका मतलब उन्होंने मुझे एस्टैब्लिशमेंट का बंदा बना दिया। तो मैंने इनसे ट्वीट करके की कि यार वो मैनू दसता दो कि मैं किधर केड़े पास जाना, मैं नून लीग जाना, टीएलपी जाना, एस्टैब्लिशमेंट जाना जी, वो नहीं बताते। इस बात को छोड़ें जी, अब मैं किसका बंदा हूँ किसका नहीं हूँ सारी दुनिया जानती है। जो लोग मुझे जानते हैं, जो वकला जानते हैं, जो जर्नलिस्ट जानते हैं, वो मुझे जानते हैं मैं किनका बंदा हूँ। आपकी सारी चीजें अब केस के ऊपर आए हैं। ये तहरीक इंसाफ केस से क्यों भागती है? लेकिन केस तो बहुत ज्यादा उलझ चुका है इस वक्त। वो ये केस के ऊपर बात ही नहीं करते। इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, पुलिस ने एफआईआर दी है कि मुलजम नवीद ने की फायरिंग से वो मुअज्जम जो है वो कत्ल हुआ और उसकी फायरिंग फिर जनरल फायरिंग हुई और उससे 14 बंदे जख्मी हो गए, 12 बंदे जख्मी हुए, ये एफआईआर में लिखा हुआ है। और उसके बाद पीटीआई के एक कारकुन ने उसको पकड़ लिया, एक हमलावर को पकड़ लिया जी। और उसके बाद वो इन्होंने एफआईआर दर्ज की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर। अब जब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट आ गई और उस रिपोर्ट में कह दिया कि वो जो बंदा मर्डर हुआ है मुअज्जम जी, वो पिस्टल की फायरिंग से मर्डर नहीं हुआ, तो फिर तो सूरत हाल सारी की सारी ही चेंज हो गई। जेआईटी की सारी इन्वेस्टिगेशन फारिग हो गई। इनका जितनी मेडिकल ये चीजें बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे कि ये नवीद के ऊपर डाली जाए, असले के जरिए मैच करने की कोशिश की जा रही थी, अपने मर्जी के बयानात लेने की कोशिश की रहे थे, वो सारी चीजें फारिग होगी। अब उसका पीछे रह गया बात उसके ऊपर हवाई फायरिंग करने का इल्जाम, अगर ये वही हमलावर है जिसको पीटीआई के बंदे ने पकड़ा है। अभी तक तो हमारा ऐसा कोई मौकफ नहीं है। ये जो वीडियो बयानात पुलिस के उधर चले, जो आई नवीद की इनिशियली आई, फिर आप क्या उसकी इंटेंशंस उस वीडियो में ज़ाहिर देखें ना बहुत क्लियर थी, तो आप क्या समझते हैं कि वो प्रेशराइज करके फिर पैगाम रिकॉर्ड किया गया? बेटा आप ना हम ना वापस उस साहने पे चलते हैं कि एक फायरिंग होती है, एक बंदे को वो पीटीआई का बंदा पकड़ता है, ऊपर उसका फायर चला तो वो फिर गली में भाग जाता है। ठीक है। उसके बाद एक बंदे को पुलिस पकड़ के लेके आती है। अब हमें नहीं इस बात का पता कि हमलावर कौन है और ये जो बंदा पकड़ के लाए हैं कौन है, और पुलिस की कस्टडी में जो उन्होंने बयान जो है वो लिया उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। जब तक वो अदालत को कोई बयान ना दे देना तो वो मीनार पाकिस्तान के ऊपर चाहे खड़ा होकर किसी किस्म का ऐलान कर देगी जी मैंने जुर्म किया है, वो अदालत में आपने साबित करना है, उसके बगैर उसका कोई चारा नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जेआईटी जो है वो बड़ी आप कह लें कि मैंने कल भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की निशानदेही, जैसे कहते हैं अमरांडू पुलिस अफसर, अमरांडू एक टर्म चली हुई है, वो अमरांडू पुलिस अफसरों पर मुश्तमिल जेआईटी है। वो जेआईटी अपनी फाइल उठाती है, उठा के ज़मान पार्क चली जाती है और इमरान खान साहब से पूछती है, वहां पर उनके वकला बैठे हुए हैं, उनसे पूछते कि इसमें क्या क्या चीजें करती हैं, वो उसको रद्दोबदल करते हैं। अब देखें बड़ी फैक्चुअल बात है, आप मेरे इल्जाम को, मेरी बात को आप रद्द कर सकते हैं, एक कागज के टुकड़े को या सरकारी दस्तावेजात को तो आप रद्द नहीं कर सकते। जेआईटी ने 30 नवंबर से पहले तक मजमूई तौर के ऊपर तकरीबन 750, 800 और 90 पुलिस एहलकारों के जो उस एरिया में मौजूद थे उनके उन्होंने किए बयानात रिकॉर्ड किए और उन बयानात से एक ही बात एस्टेब्लिश हुई कि वहां पर हमलावर एक था। उन्होंने भी नवीद की निशानदेही नहीं की, उन्होंने भी निशानदेही की। ये अगर मैं गलत हूं, मुल्जम गिल्टी है, तो दूध का दूध पानी का पानी खत्म करें, वो बयानात जो है वो पंजाब पुलिस की वेबसाइट के ऊपर पब्लिक कर दें। ठीक है, लेकिन अभी जो अदालती कार्रवाई है वो कहां तक पहुंची है? अदालत में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या स्टांस है, आपका वहां पर क्या मौकिफ है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि केस पर तो ये बात नहीं कर रहे, सिर्फ अभी तक चीजों को टेम्पर कर रहे हैं। चूंकि इमरान खान साहब को खुश करना है तो ये जो जेआईटी है ये बेबुनियाद किस्म की रिपोर्ट्स बना के अदालत में लेके जाती है और बदकिस्मती है, इंतहाई अफसोस का इजहार करना पड़ता है कि जो ट्रायल कोर्ट है वो भी इंतहाई जो है आप कह लें कि रूटीन के अंदाज में वो मुल्जिम की कस्टडी जो है रिमांड, जिस्मानी रिमांड जो है वो पुलिस के जेआईटी को दे देती है। अब तक 47 दिन और आखिरी 6 दिन ये डाल के 53 दिन हो गए। 53 दिन का जिस्मानी रिमांड पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी मुल्जिम का जस्टिफाइड तरीके से आज तक नहीं दिया गया, सिर्फ इस मुल्जिम के साथ दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब, प्रोसिक्यूशन टीम, जेआईटी टीम और बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि अदालत वो सेम पेज पे हैं। आपने जिस्मानी रिमांड लिया किस लिए जाता है? कि आपने किसी मुल्जिम से तफ्तीश करनी है, आपने कोई रिकवरी करनी है, या आपने किसी किस्म की शवाहत जो है वो इकट्ठे करने हैं। अगर आपने 47 दिन के अंदर
मुलजम से रिकवरी नहीं की, मुलजम से तफ्तीश नहीं की और आपने कोई और शहादत इकट्ठी नहीं की, तो आप अगले 6 दिन में सर क्या कर लेंगे? अच्छा, और फिर इसके ऊपर कानून भी मौजूद है। नवीद का भी पॉलीग्राफिक टेस्ट भी हुआ है, इस हवाले से भी इतलात सामने आ रही है कि प्रॉपर असलहे की ट्रेनिंग की गई थी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बेटा, जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है ना, पूरी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के कानून के अंदर ना, वो नाकाबिले कबूल शहादत है। ठीक है, वो आप एक की बजाय 100 कर लें, वो अदालत में पढ़ी नहीं जा सकती, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई सपोर्ट नहीं रही। पीछे रह गई बात कि उसकी कोई ट्रेनिंग है या फलान। अगर तो जो हमारे मुल्ज़िम, तो हम नहीं कहते कि वो ही हमलावर है जो पीटीआई के वर्कर ने पकड़ा था, हमारा तो ये केस ही नहीं है। हम तो कहते हैं हम राहगीर बंदे हैं, हमें इन्होंने पकड़ के पुलिस वालों ने जबरदस्ती मुलव्वस कर दिया। अगर हमारे से कोई चीज बरामद हुई है या हमारा कोई लिंक एस्टैब्लिश होता है, तो आप हमें सजा दें। एक अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जी, या अपने किसी सियासी मकसद को, वो नून लीग का कोई सियासी मकसद हो सकता है, वो पीटीआई का कोई सियासी मकसद हो सकता है। आप अपनी सियासी लड़ाई अपनी जगह पे लड़े सर। आपने अपने एक ड्रामे के लिए, आप एक जो राहगीर है, वो गरीब आदमी है, 6 माह का उसका एक बेटा है, 2.25 साल का उसका एक बेटा है, आप और उसकी फालिज़दा वालिदा है, आपने उसको पकड़ के कुर्बानी का बकरा बना दिया। लेकिन जो वीडियो बयानात आए हैं उस पर आप कह गए, यकीनी तौर पर आप ये कह रहे हैं उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, तो क्या ये प्रेशर डालकर उससे दिलवाए गए हैं? प्यारे भाई, पाकिस्तान के अंदर ना पुलिस जो है, और खास करके पंजाब पुलिस, और फिर पंजाब पुलिस में भी जो जेआईटी वाले माशाल्लाह जो पुलिस अफसरान हैं, उनकी शोहरत इस तरह से है कि आप ना बिल्कुल एक ताकतवर और बड़ा नेक परहेजगार बंदा जो उनके हवाले कर दें, वो ठीक आधे घंटे के बाद आएगा और आके इस दुनिया में होने वाले तमाम जराइम जो है ना, वो उनका कबूल कर लेगा। ठीक है। जेआईटी के जो सरबराह हैं गुलाम महमूद डोगर साहब और बाकी मेंबरान जो ये मुसलसल उसके ऊपर तशद्दुद करते आ रहे हैं, मुसलसल तशद्दुद करते आ रहे हैं। कभी उसको कहते हैं, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात जरूर कही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये लॉन्ग मार्च था, ये फेलियर की तरफ जा रहा था, उसको उठाने के लिए इस तरह के तो मतलब इकदाम किया गया है। पीटीआई का अपना ये ड्रामा है, ये आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं? साथ ही साथ आप ये कह रहे हैं कि एजाज चौधरी को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसकी क्या वजह है? एजाज चौधरी साहब को तो इस वजह से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि 4:32 पे 3 नवंबर को उन्होंने एक ट्वीट की कि मैंने कल ही अहमद चट्ठा, वो वन ऑफ द इंजर्ड है उस वकूए के, उनको ये बता दिया था फोन के ऊपर कि इमरान खान के ऊपर वजीराबाद के अंदर हमला होगा। 100 कातलाना हमला हो गया और हमारा एक कारकुन शहीद, 4 जख्मी हो गए। एजाज चौधरी साहब ने 4 जख्मी कराए, एफआईआर में 12 जख्मी हैं, और एजाज चौधरी साहब को एक दिन पहले पता चल गया कि वजीराबाद में ही होना है। यार हो सकता है उन्होंने पहले पिछले का प्लान किया होता। ये एजाज चौधरी साहब को आप गिरफ्तार कर लें और उनको एक लाहौर के या पंजाब पुलिस के रवायती एसएचओ के हवाले पेश कर दें, वो आपको सारा बता देगा कि तहरीक इंसाफ के अंदर से कितने कितने लोग जो हैं वो इस सारे वकूबे में मुलव्वस हैं। और ये एक सियासी बात हो जाएगी, लेकिन हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन चूंकि इसमें एक सियासतदान इन्वॉल्व है, इस वजह से इसके ऊपर जब बात की जाती है तो वो तासुर ये जाता है कि आप मुल्ज़िम नवीद की हद तक नहीं। मैं सिर्फ अपने केस की हद तक बात ये करना चाह रहा हूं कि आप इस चीज को, इसका पस मंजर देखें, इस वकूबे से पहले का, और एक डाउनफॉल देखें खान साहब का, और फिर उसके बाद इस वकूबे की मार्केटिंग जिस तरीके से तहरीक इंसाफ करती आ रही है, आप वो मार्केटिंग चेक करें तो आपको पूरा बेनिफिशियरी जो है ना इस पूरी ड्रामे का, वजीराबाद का, वो आपको इमरान खान साहब नजर आएंगे। अब गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब जो है उनको जख्म आए हैं 4। आप कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उन्होंने उसके अंदर जो है वो गोलियों की तादाद भी बढ़ा दी है। पहले ये 8 जख्म कह रहे थे, वो 4 जख्म आप इस तरीके से फर्ज करें कि ये इमरान खान साहब खड़े हैं कंटेनर के ऊपर, वहां से वो बंदा फायरिंग कर रहा है, तो वो फायर ऊपर से घूम के या किस तरीके से घूम के पीछे पिंडलियों में जाके लग गए। यो फ्रंट में लगने चाहिए थे, ये फ्रंट में लगने चाहिए थे। बहुत सारे हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की गई तो कहा गया कि छत पर मौजूद शूटर्स थे, वहां से गोलियों के हॉल मिले नहीं मिले, तमाम जो मामलात हैं, इतनी सारी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इतने सारे बयानात आ रहे हैं, इतने सारे शवाहिद जो तोड़ मरोड़ कर आवाम के साथ रखे जा रहे हैं। तो लेट्स सी कि इस केस का क्या बनेगा, और ये देखना भी बाकी है। बहरहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक, और जब हमारे ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जिक्र करेंगे थोड़ा सा क्रिकेट के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे एक बहुत अहम दौरे की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अपने पहले सरकारी दौरे पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच चुके हैं। ISPR की जानिब से जारी बयान में यह कहा गया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर दोनों बरादर ममालिक की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे और इन मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी, फौजी ताउन
और ताल्लुकात पर तवज्जो रखी जाएगी। और बहुत ही अहम दौरा इसको अनवार तस्वुर किया जा रहा है। दौरों के दौरान कौमी सलामती से मुतल्लिक अमूर पर ऑब्वियसली बातचीत होगी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से रियाज में अहम मुलाकात की और रियाज में होने वाली मुलाकात में अस्करी दिफाई ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई है। पूरी सूरत हाल पर इस अहम के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है ब्रिगेडियर हारिस नवाज, सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। आर्मी चीफ ने अपने पहले इंटरनेशनल दौरे का आगाज सऊदी अरेबिया से किया है। पाकिस्तान के जो इस वक्त माशी हालात चल रहे हैं, कितना अहम दौरा ये तस्वुर किया जा रहा है? देखें, ये मैं अपने टीवी प्रोग्राम में कई दिन से ये कह रहा था कि इस वक्त हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है दे हैव लॉस्ट क्रेडिबिलिटी, क्योंकि आपस में लड़ाई झगड़े और उसके बाद ना वो कोई जिम्मेदारी दिखा रहे हैं और रोजाना ब्लेम्स काउंटर ब्लेम एलिगेशन काउंटर कर रहे हैं और फिर ये पता नहीं हुकूमत कितना अरसा रहनी है, इलेक्शन कब होने हैं। तो चीफ आर्मी स्टाफ 3 साल के लिए आए हैं, अभी नए अपॉइंट हुए हैं, ही हैज लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी, तो उनको जरूर विजिट करना चाहिए। बल्कि विजिट में कतर, सऊदी अरब, यूएई और उसके बाद चाइना भी जाना चाहिए, बिकॉज आई फील के पाकिस्तान को सख्त 7 से 8 बिलियन डॉलर्स की जरूरत है और वो इस वक्त सिर्फ चीफ आर्मी स्टाफ अगर जाएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, तो ये मुल्क के लिए बेहतर होगा। और इसके अंदर जाहिर है कि मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो एस्टेब्लिश दोबारा वो करेंगे जी। फिर आपस में म्यूचुअल जो कोऑर्डिनेशन है हमारी आपस में बाहमी हमारी बहुत ज़्यादा दोस्ती है, उसके बारे में बात करेंगे। आइंदा की अपनी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, उनकी जो प्रॉब्लम होगी वो बात करेंगे और साथ ही साथ जरूर इकोनॉमी की बात करेंगे कि पाकिस्तान एक वाहिद एक इस वक्त क्राइसिस में है, पॉलिटिकल क्राइसिस में है और इसके लिए उनको शॉर्ट पीरियड के लिए जरूर लोन चाहिए ताकि अपनी इकोनॉमी रिवाइव करें। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही अहम दौरा है। मुझे यकीन है कि वो जब ये वो दौरे से आएंगे तो एक अच्छे नताइज आएंगे, हमें कुछ खबर भी मिलेगी और इसके बाद उन्होंने यूएई में भी जाना है, वहाँ भी इसी तरह होगी। तो वी शुड होप कि ये दायरा बहुत कामयाब होता है चीफ आर्मी स्टाफ के लिए और खास तौर पर पाकिस्तान के लिए। जी ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं इस दौरे में अफगान तनाजुर पर भी बातचीत हो सकती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अफगान तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान के लिए जो मुश्किलात हैं उसमें हम इजाफा देख रहे हैं डे बाय डे। जो सरहद पर कशीदगी के आए रोज वाकयात हो रहे हैं उस वजह से काफी टेंशन क्रिएट हो रही है। इस सिलसिले में आप ये समझते हैं कि जो सऊदी हुकूमत है उनका किरदार भी अहम हो सकता है? देखिए, उनका किरदार हमेशा से रहा है और वो काफ़ी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं और आई एम श्योर कि इसमें तमाम मैटर ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट जिसमें अफगानिस्तान लाजमी ये फिगर आउट करता है और फिर पाकिस्तान इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम के अंदर है जी। और ये प्रॉब्लम में जाहिर है कि मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है और अमेरिकन इतना वेपन एमुनिशन वहाँ छोड़ के चले गए हैं अनअटेंडेड, वो इन दहशतगर्दों के हाथ में लगा हुआ है। और ज़्यादा बलूचिस्तान की प्रॉब्लम है कि वो सीपैक बनाना नहीं देना चाहते, वो नहीं चाहते कि बलूचिस्तान में अमन हो, अफगानिस्तान में अमन हो, क्योंकि अगर ये अमन होगा तो हमारी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, सीपैक बन जाएगा, ये चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर जरूर बात होगी। इसके अलावा अपने मिलिट्री मैटर्स के ऊपर बहुत डिटेल में बात होगी कि पाकिस्तान आइंदा के लिए उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। अक्सर उनको हमारे ट्रुप्स की जरूरत पड़ती है, पाकिस्तान ने हमेशा उनकी मदद की है जी। जाहिर है कि जब ब्रदरली कंट्रीज हैं, हमारे इंटरेस्ट म्यूचुअल हैं, तो तमाम रीजनल मैटर्स पे भी जरूर बात हो। ठीक है सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, अब अमेरिका की जानिब से भी वाज़ेह पैगाम सामने आया है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल ना होने का जो मुआहिदा हुआ था उस हवाले से डिटेल्स जो हैं, तो फिर क्या अफगान तालिबान इस मामले में नाकाम दिखाई दे रहे हैं? ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखें, बात यह है कि जब अमेरिकन वहां पर वेपन एमुनिशन खुला छोड़ के चले गए हैं, उनकी जो पैसा था उनका फ्रीज किया है वो उनको नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप मुझे बताइए कि जब एक वहाँ पर एक प्रॉपर उनके पास फाइनेंशियली वो हुकूमत कमज़ोर है, वहाँ पर उनकी रेट हुकूमत पे कायम नहीं है, पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बन रही है, दुनिया उनको रिकग्नाइज नहीं कर रही है, तो मुझे बताइए कि जब रेट कायम नहीं होगी तो वो किस तरीके से दहशतगर्द तंजीमों को कंट्रोल करेंगे। इसलिए मैंने तो यही कहता हूँ कि अमेरिका से ज़रूर बात करनी चाहिए कि ये आप यहाँ पर जो हालात ख़राब करके गए हैं इसको संवारना भी आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तब सारा तबाह करके रख दिया। तो जब तक अफगान तालिबान का अपनी हुकूमत पे रेट कायम नहीं होगी, कंट्रोल नहीं होगा, तो कैसे अलकायदा को, ISIS को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, ईस्ट तुर्किस्तान जो इस्लामिक मूवमेंट है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। लेकिन साथ फिर भी जिम्मेदारी है, जब इन्होंने कमिटमेंट की थी कि हमारी सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तो ये अफगान हुकूमत को ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अफगान तालिबान की और
टीटीपी की आइडियोलॉजी तकरीबन एक ही है, वो उनके खिलाफ नहीं जा सकते। अदरवाइज तो मेरे ख्याल में वो बहुत वेल ट्रेन पीपल हैं, उनको करना चाहिए। तो ये पाकिस्तान हुकूमत को बात करनी चाहिए, जाके अफगान तालिबान से उनको जिम्मेदारियों के साथ दिलाना चाहिए। हमने आपके लिए क्या किया और हम आपसे सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं कि अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल न करने दें। तो ये मेरे ख्याल में अमेरिकन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेटो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अफगान हुकूमत की अपनी भी जिम्मेदारी। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं अफगानिस्तान की अगर सूरत हाल को डिस्कस करें, अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी होगी तो पाकिस्तान में भी उसके हम देखते हैं कि फवायद नजर आते हैं। अगर मैशत के हवाले से भी बात करें, इसाक डार बारहा ये कहते दिखाई देते हैं कि डॉलर स्मगल हो रहा है, गंदम स्मगल हो रही है, उस वजह से भी काफ़ी मसाइल हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है। अब हमने रिसेंटली वाकया देखा है जहां पर ISI के जो अफसरान हैं उनको शहीद कर दिया गया है। पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन हो चुकी है इस वक्त। देखें, यही कोशिश है कि पाकिस्तान के हालात नॉर्मलाइज हों। बात यह कि सागदार साहब ये तो कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि स्मगलिंग रोकना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है जी। आप क्यों नहीं रोकते हैं? आपको पता है डॉलर स्मगल हो रहा है, वीट स्मगल होती है, चीनी स्मगल होती है। हम उनका पूरा ट्रेड ट्रांजिट जो है वो उनको हम सपोर्ट मुहैया करते हैं। तो हम बहुत तरीके से उनको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हमारे पास 3 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज हैं जो दहशतगर्दी में मुलव्वस होते हैं और फिर इनकी हम इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक हमारे पास बर्डन भी है, तो वो भी अफगान हुकूमत से बात करने की ज़रूरत है। हमें अपनी पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी लेकर आनी है। नंबर 2, हुकूमत को KPK गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। दे आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स। आप जब कौमी यकजहती नहीं होगी, पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, और अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट बातचीत नहीं करेंगे तो ये मसाइल कैसे होंगे? उनको इवन नेशनल जो थी सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में KPK के चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाया गया। आप इससे देखें ना, ये हमारे में कितनी बड़ी एक अपनी नालायकी है कि हम अपने मसाइल तो खुद हल करें। पहले अपने हल करें, अपना घर ठीक करें, फिर हम दूसरों की बात करनी शुरू करें। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट ये वाज़े तौर पर कह चुकी है कि वो एपॉलिटिकल रहेंगे, किसी किस्म का रोल अदा नहीं करेंगे, किसी सियासी जमात की मदद नहीं करेंगे, जो उनकी डोमेन है वो उसी में रहेंगे। लेकिन सियासतदान हमेशा की तरह हम देख रहे हैं, इस बार भी देख रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब कि वो मुदाखलत करें, इंतखाबात जल्द करवाएं। इस मामले को भी सियासत की नज़र किया जा रहा है। जो इमरान खान की जानिब से स्टेटमेंट हम देखते हैं बारहा सामने आती हैं, जो तालिबान के हवाले से इमरान खान का स्टांस था, अभी हम देख रहे हैं कि वो भी गलत साबित हो रहा है। देखिए, बात यह है कि जब आर्मी ने कह दिया, एस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया कि वी आर एपॉलिटिकल, अब जी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे सियासी लीडर्स पर आती है कि वो अपने बामी मसाइल बैठ के हल करें। लेकिन मैंने देखा है कि सवाए एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। जी किसी को नहीं फिक्र है कि आवाम का क्या हाल है, पाकिस्तान का क्या हाल है, पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल है, और कहीं उन्होंने मैच्योरिटी नहीं दिखाई कि नहीं हम इसके काबिल हैं। वो आपको बता रहे हों कि जी हम अपने मसाइल हल करके अपने हैं। इस वक्त सबसे अहम बात है, नया साल है, नई उम्मीदें हैं, नई दुआएं पाकिस्तान के लिए सब दुनिया पाकिस्तान में मांग रहे हैं। तो आप कम से कम एक दो नेशनल डायलॉग के लिए बैठें और बैठ के उसमें इकोनॉमी की बात करें, उसमें सियासत की बात करें, उसमें इलेक्शन की बात करें, उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें, ताकि आवाम को पता चले कि इस साल में हमारा रोड मैप क्या है हमारे सियासी लीडर्स का, ताकि आवाम सुख का चांस लें। उनको पता चले कि कोई इकोनॉमी रिवाइवल होगी, कोई महंगाई पे कंट्रोल होगा, कोई लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटी निकलेंगी, तो ये जो दहशतगर्दी है इसको क्या किया जाएगा, ये सारी आवाम को बताएं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। अनवार, पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात को फरोग देने के लिए ये दौरा बहुत अहम तस्वुर किया जा रहा है, और साथ ही साथ इसाक ने भी इशारा किया था कि बड़ी एड भी दोस्त ममालिक से आ सकती है। तो लेट्स सी, इंतजार किया जा रहा है। प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और कुछ बात करते हैं पाकिस्तान की मैशत की, इकोनॉमी की। जो बुरे हालात हैं इस वक्त मुल्क की, और मुल्क किस डगर पर चल रहा है, कुछ एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, मिफ्ता इस्माइल साहब PDM हुकूमत के वज़ीर ख़जाना बने तो ये वो टाइम था जब हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात डेड लॉक का शिकार थे। कहीं से कर्जों का अनवार कोई बंदोबस्त भी नहीं हो पा रहा था। फिर IMF तहरीक इंसाफ के मुआहदे की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं उसकी वजह से नाराजगी का इजहार कर रहा था। डॉलर की उड़ान बढ़ती चली जा रही थी। घी, चीनी, आटा, पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ती हुई कीमतों से
पूरा पाकिस्तान परेशान था। बिल्कुल, और इन दिनों हम देख रहे हैं कि टीवी और कुछ कॉलम निगार हैं जो मिफ्ता को गैर संजीदा वजीर खजाना कह रहे हैं और उनकी जो मुआशी पॉलिसीज वो बना कर गए थे उन पर भी तनकीद कर रहे हैं। बहरहाल मिफ्ता इस्माइल को तो हटा दिया गया और इसहाक डार अपनी खुद साख्ता जलावतनी खत्म करके पाकिस्तान की एक बार फिर से वजारत खजाना बने और यही कहा जा रहा था कि जो डार इफेक्ट है, डार फार्मूला है, उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा, डॉलर हमारा जो है वो नीचे आएगा, पाकिस्तानी करेंसी स्टेबल होगी, मईशत बेहतर होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मुल्की मामलात हैं हम देख रहे हैं वो काबू में नहीं आए। लोग अभी भी सोना और डॉलर खरीदने में लगे हुए हैं और मिफ्ता इस्माइल अपने यूं जाने पर भी काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं और अपने हटाए जाने के पीछे वो इसहाक डार को समझते हैं। बिल्कुल, और इसहाक डार के वज़ीर खजाना बनने के बाद सबसे बड़े नाक़िद मिफ्ता इस्माइल बनकर उभरे हैं अब। लेकिन दूसरी जानिब हकीकत ये भी है कि इमरान खान का दौर था या मिफ्ता इस्माइल का या फिर अब इसहाक डार का, जो महंगाई का जिन है वो किसी सूरत काबू नहीं आ पा रहा। हर रोज महंगाई के नए से नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में आटे का बहरान पैदा हो चुका है, मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं, ब्रॉयलर चिकन का गोश्त आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है, फल सब्जियां भी महंगी होती चली गई हैं, प्याज का रेट अनवार सुनते ही आंखों से जो है ना वो आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में आम आदमी किस तरह से बसर कर रहा है, कैसे लोग अपने घर बार को चला रहे हैं, ये भी लेकिन हम देख रहे हैं कि जो वजीर हैं, मुशीर हैं, उनके सिर्फ एक ही गर्दान है कि ये मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। इंशाल्लाह हमारी भी दुआ है कि ना कभी ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। डॉक्टर खाकान नजीब हैं, माहिर मुआशी उमूर, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे डिस्कस करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम देख रहे थे कि इसहाक डार का जो फार्मूला का बहुत ज्यादा शोर था और अक्सर लोग यही हमें कहते दिखाई दे रहे थे कि इसहाक डार वापस आएंगे तो उनके पास ऐसी कोई जादू की छड़ी होगी कि वो तमाम चीजें बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। यकीनन ये कुछ दिनों का मामला नहीं है और अभी इसहाक डार भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो भी अभी 6 महीने का वक्त मांग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। देखिए, एक बात समझिए कि मैजिक वॉन्ड तो किसी के पास भी नहीं। दुनिया के जिन मुल्कों ने भी तरक्की की है उन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्होंने बहुत कंपेटिटिव इकोनॉमीज बनाई हैं तो तरक्की होती है। इन द शॉर्ट रन पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान के एक मुश्किल तरीन कॉन्स्टलेशन में है। वो क्या है? वो ये है कि एक यूक्रेन वॉर हुई, दुनिया भर में कीमतें बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ी, कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स आए, दुनिया भर में एक जिसे कहते हैं कि एक रिसर्जेंस हुई इकोनॉमीज की और उसकी वजह से बहुत डिमांड क्रिएट हुई और सप्लाई शॉक। पाकिस्तान में ये सब चीजें भी हुई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई और हमारी जो टू डील विद इट जो है वो आपके सामने आ गई। आप IMF के पास गए, अब IMF के पास भी आप उनसे फरवरी से चल रहा था, तो उनके साथ इंक किया जब बोर्ड मीटिंग हुई। उसके बाद 3 नवंबर को आप IMF के जाना है, 3 से आज गए आप, फिर डिले कर रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर, कल शायद प्राइम मिनिस्टर कॉल भी किया है IMF ने, ये जिसे कहेंगे कंसर्न लेवल। और IMF को ये रिक्वेस्ट है कि हमारी जो उन्होंने हमसे पैकेज तय करना है, जो उनकी कुछ ईज कीजिए। पाकिस्तान में है इस $5.8 से कम के, ये एक माह की इस ब्लेम गेम से भी बाहर निकलना होगा। डॉक्टर खाकान, जो हम इस वक्त एक सिचुएशन देख रहे हैं कि जो मिफ्ता हैं वो इसहाक डार से नाला दिखाई दे रहे हैं, या जो तनकीद सबसे पहले उन्होंने की वो इसहाक डार पर की, लेकिन चाहे मिफ्ता इस्माइल हो, चाहे इसहाक डार हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, चाहे PTM हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी, कोई भी हो, मेरे ख्याल से अवाम को अब इससे कोई लेना देना रहा नहीं है। अवाम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि आटा मिल जाए, रोटी सस्ती हो जाए, दाल फल जो है वो कीमतें उनकी थम जाए, मुल्क से महंगाई कम हो जाए, लेकिन कोई भी चीज है वो काबू में नहीं आ रही। और ऐसे में बेजा तनकीद कर देना, मलबा किसी का किसी पर डाल देना, मेरे ख्याल से ये तो डिबेट ही नहीं रही है। हल क्या है, फॉर्मूला क्या है, मुआशी प्लान क्या है, इस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा? तो ये आपने बहुत कलीदी बात सामने रखी है। दिस इज द फंडामेंटल पॉइंट। ये कॉन्स्टलेशन जो हमने पहले डिस्कस किया कि इतनी मुश्किल है दुनिया की और पाकिस्तान की, तो अब आपको करना यह है कि आपने सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप को सामने रखा है। मैं आपको चंद और चीजें सामने रखता हूं जिनको दे हैव टू पुट देयर हेड्स टुगेदर। आपको जुडिशरी को, एस्टैब्लिशमेंट को, बोथ मिलिट्री एंड सिविल, मीडिया को और पॉलिसी मेकर्स को, इन सब को इकट्ठे होना है। और इस वक्त ये मैं कहूं कि वो बुरा कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, कतई तौर पे नहीं। सो IMF करे,
हुकूमत को हमने जिसे कहते हैं स्ट्रेंथन करना है कि वो IMF का प्रोग्राम करे, और जो अगर कोई कुछ चैलेंजेस उसमें करने पड़े, हमें कुछ फॉर एग्जांपल स्टेप्स लेने पड़े, एनर्जी की प्राइसेस चेंज करनी पड़े, कुछ टैक्सेस करने पड़े, उनका इजरा करें। इसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री शेड्यूल पे काम शुरू करें। पाकिस्तान की जो हम शॉर्ट टर्म में लोगों से अपनी कर्जों को आगे लेके आना है, चाइना हो, सऊदी अरेबिया हो, काम करें। साथ साथ कुछ प्राइवेटाइजेशन करें, डॉलर इंप्रूव बढ़े। वर्ड है कि वो एक है, वो है कि डॉलर लिक्विडिटी की वजह से इकोनॉमी है जो वो रुक गई है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है खान साहब, ये बताइएगा, हम जो महंगाई की एक वेव देख रहे हैं उसमें आप क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ वफाकी हुकूमत ही जिम्मेदार है? अगर हम रोजमर्रा की चीजों की कुछ बात करते हैं, जो सूबाई हुकूमतें मौजूद हैं, सूबाई हुकूमतों के पास भी ऐसे इकदाम करने की अथॉरिटी पावर तो मौजूद है कि वो भी अवाम को रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन सूबाई हुकूमतें सारा जो मलबा है वो वफाकी हुकूमत पर डाल रही हैं। तो आप क्या समझते हैं, वफाकी हुकूमत ही जिम्मेदार है? देखिए, एक बात मैंने पिछले कई सालों में लिखी भी है और कही भी है, और वो ये है कि 5 हुकूमतें हैं पाकिस्तान में। ठीक, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आपने बिल्कुल दुरुस्त ये बात सामने रखी है। इन सब को काम करना, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो है लोकल लेवल पर, वो तो ऑफ कोर्स चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, KP हो, बलोचिस्तान हो, वो उनके पास है। सो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को डील करना है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं कि होर्डिंग हो रही है चीजों की, अगर आटे की शॉर्टेज क्रिएट की जाती है, अगर रोका जाता है, अगर प्राइसिंग्स को फॉलो नहीं किया जाता, फिर प्राइसिंग कमिटीज हैं, ये सब कुछ तो ऑब्वियसली लोकल लेवल पे है। तो एक हाथ जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर आपने कुछ चीजों को देखना है तो वो तो बिल्कुल जो है प्रोविंसेस के पास है, एंड डाउन बिलो वफाक के पास भी एक नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है, उसको एक्टिवेट करें, उसको भी यूज करें प्राइसिंग को मॉनिटर करने पे। पर इससे आपको आगे जाना पड़ेगा। याद रखिए कि फ्लड्स की वजह से बहुत सी क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं। सो आपके मुल्क में वीट की शॉर्टफॉल है। जब ऐसी शॉर्टफॉल्स आती हैं तो आपको जो ये इजरा करना होता है कि इंपोर्ट जो है वो सस्टेन हो रही हो, ताकि लोकल डिमांड बीट हो रही हो। इन दी एंड याद रखिए कि सप्लाई और डिमांड ही तयन करती हैं प्राइसेस का। एडमिनिस्ट्रेटिवली हम बिल्कुल ऑन द पेरिफेरी जो है प्राइसेस को मैनेज कर सकते हैं। तो हमें ये करना है, इन द लॉन्ग रन हमने एग्रीकल्चर को दुरुस्त करना है ताकि हमारी पैदावारी सलाहियत बढ़े। पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी तो चीजें सस्ती होंगी। जब हम अपनी बिजली के निजाम को ठीक करेंगे तो चीजें सस्ती होंगी। पर इन द शॉर्ट रन हमें सप्लाई बढ़ानी है, हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली होर्डिंग तरह की चीजें। और एक बड़ी जरूरी चीज हमने जिससे किया, याद रखिए हमारे पोरस बॉर्डर्स हैं, तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज में चीजों की कमी होती है, तो ना सिर्फ वहां पे डॉलर की स्मगलिंग होती है बल्कि बाकी चीजों की भी जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है वो हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये सारे मामला दुरुस्त होते हुए किस तरीके से दिखाई देंगे? एग्रीकल्चर की हम लोग बात करते हैं, पाकिस्तान का 70% इस पर इन्हिसार कर रहा है। किसानों को उस तरह से सहूलत फराहम नहीं की जा रही है। हर चीज मुल्क में इतनी महंगी हो चुकी है, अगर बिजली की बात करें, पानी की बात करें, हर चीज की बात करें, तो किस तरह से मामलात बेहतर फिर हमें होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कब तक? देखिए, अगले 6 माह पाकिस्तान के लिए टफ हैं, अगले 6 माह दुनिया के लिए टफ हैं। दुनिया विल गो थ्रू अ टफ टाइम। उसके बाद कुछ ये जो प्राइस साइकिल है ये टूट जाएगा, डिमांड दुनिया की टूट जाएगी, इकोनॉमी स्लो हो जाएंगी, उसके बाद कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी हमेशा एडवाइस पीपल ऑफ पाकिस्तान को बहुत सिंपल है, बिजली कम इस्तेमाल कीजिए, पेट्रोल कम इस्तेमाल कीजिए, खाना जो है बल्क में खरीदिए, कंजर्वेशन कीजिए, स्वेटर पहनिए, हीटर कम चलाइए, अपने घर के बिल को कम कीजिए। ये 6 माह ये दरकार करते हैं। एसीज जो हैं 28 पे चलाइए, एक कमरे में इस्तेमाल कीजिए, सेविंग्स कीजिए, अपनी जो पैसिव इनकम है, यानी कि अगर आपने कोई सेविंग सर्टिफिकेट खरीदा हुआ है उसको बढ़ाइए। अगर आप एक काम करते हैं तो शाम को कोई काम शुरू कीजिए ताकि आपकी इनकम बढ़े। इसके अलावा लेकिन डॉक्टर साहब, आप ये नहीं समझते कि अवाम पर ही सारा बर्डन डाल दिया जाता है, अवाम को ही कहा जाता है अवाम किफायतशार हो जाए। अगर वजीरों मुशीरों की लाइन देखें तो वो बहुत ज्यादा लंबी है और अवाम को उन वजीरों की जरूरत नहीं है अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। 62 अरब की बचत अगर करने जा रहे हैं एनर्जी सेविंग प्लान से, तो आप क्या समझते हैं? हम तो यही देखते हैं कि उन 62 अरब के लिए भी वजीर मुशीर रख दिए जाएंगे और वो 62 अरब उनकी झोली में जाएंगे, अवाम को तो फिर भी फायदा नहीं मिलेगा। इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि जो भी लीडरान हो
किसी वक्त पार्टी के हों, किसी टाइम पर हों, उनको लीड बाय एग्जांपल करना है। एक डिफिकल्ट पॉलिटिकल कॉन्स्टलेशन है, इससे निकल जाएंगे मेरा ख्याल है जैसे ही नेक्स्ट इलेक्शन होगा, जब भी होगा। तो अभी तो हमें इसके साथ ही चलना है। जरूर उनको लीड बाय एग्जांपल करना चाहिए और तभी लोग साथ देंगे। मैं लोगों को जब किफायत यारी कहता हूं तो मैं कहता हूं आप अपना घर तो ठीक कीजिए ना जी, बाकी चीजें तो ठीक होते अभी दिखाई नहीं दे रही। तो पीपल, आई वांट पीपल कि वो सेविंग करें, आई वांट पीपल कि वो कंजर्वेशन करें, वो अपने कॉनिकल्स डालें ताकि एनर्जी एफिशिएंसी हो, वो कम से कम बाहर जाएं ताकि वो अपने पैसे बचाएं। आने वाले 6 माह मुश्किल हैं, लोगों को तकलीफ बचने के लिए ये मेजर खुद ले लेने चाहिए। डॉक्टर खाकान, ये तो आपने अभी आने वाले 6 माह का तस्करा किया और आने वाले 6 माह के हवाले से इसहाक डार ने भी टाइम मांगा हुआ है। जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत देखते हैं तब मुसलसल हम ये तनकीद सुनते रहे कि इनकी मुआशी पॉलिसी बहुत कमज़ोर है, इनकी जो टीम है वो बहुत कमज़ोर है, क्योंकि तब भी महंगाई की बहुत चर्चा थी। तो आपको ऐसा लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है इनके पास बेहतर मुआशी प्लान है? दो के जिस तरह से आप तस्करा कर रहे हैं कि ओवरऑल पूरी दुनिया में इस वक्त क्राइसिस है और महंगाई की एक लहर है, पाकिस्तान के लिए भी अगले 6 माह मुश्किल होंगे, तो आपको लगता है कि इसहाक डार IMF के साथ ताल्लुकात बेहतर बहाल कर पाएंगे? वो प्लान चल जाएगा, उनका मामला बेहतर हो जाएंगे और हम उसी तरह से IMF के प्लान में होंगे जिस तरह से पहले माजी में रहा है? इन द शॉर्ट रन पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है इसके अलावा कि वो IMF और इंटरनेशनल अदारों से एंगेज्ड रहे और इंश्योर करे कि हम IMF का जो प्रोग्राम है उसका 9th रिव्यू कंप्लीट करें और आगे बढ़ें। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, पाकिस्तान के पास चॉइस कोई मौजूद नहीं है, लेकिन पहले भी हमने देखा जब डिले किया गया हुकूमत की जानिब से तब मजीद सख्त शराइत मानना पड़ी। अभी भी हम देख रहे हैं कि डिलेइंग टैक्टिक्स यूज हो रहे हैं और यही कहा जा रहा है, यही सोचा जा रहा है कि पहले दोस्त ममालिक मदद कर दें, वो कुछ पैसे दे दें, फिर IMF के पास जाएं और फिर जब डिले करेंगे फिर मजीद सख्त शराइत होंगी। दोस्त ममालिक कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं उन पैसों को, ये उन पैसों का हिस्सा है जो हमें चाहिए ओवरऑल 30-32 अरब डॉलर, जिससे हमने ये मालियाती साल पूरा करना है। पर IMF का रोल कलीदी है, उनकी स्टैंप ऑफ अप्रूवल कलीदी है। कलीदी इसलिए है कि उनकी स्टैंप ऑफ अप्रूवल की वजह से ही वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दूसरे पैसे मिलते हैं। सो वो अप्रूवल लेनी जरूरी है। दोस्त ममालिक से बिल्कुल हेल्प चाहिए, उनसे रोल ओवर्स चाहिए, नए फंडिंग चाहिए, बूस्ट करना चाहिए स्टेट बैंक के रिजर्व्स को उनसे, ये बिल्कुल जरूरी है। और पाकिस्तान जहां पे इस वक्त खड़ा है, मैंने हमेशा ये बात कही है कि अगर मैं इस मुल्क को रन कर रहा हूं तो मैं इस मुल्क को यहाँ पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर मुआशी उमूर डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका भी यही कहना था कि जो IMF का प्लान है वो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा कलीदी है, जो दोस्त ममालिक की जानिब से भी मदद आनी है वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले हमें IMF के प्लान में जाना है और हमें इस मुल्क को जो मुआशी मसाइल हैं उससे यकीनी तौर पर निकालना। और विंटर्स हैं और विंटर्स की बड़े मजे मजे के खाने के नाश्ते होते हैं, सौगातें होती हैं और स्नैक्स टाइम बड़े मजे के होते हैं। तो ऐसे में जनाब कश्मीरी कुलचा, वाह वाह वाह, हाँ, क्या याद करवा, बहुत डिफरेंट है। यहाँ से हम देखते हैं जो हम यहाँ पर नान कुलचे इस्तेमाल करते हैं और जब हम इस तरह नॉर्दर्न एरियाज में ट्रैवल करते हैं तो वहां पर जो खाने की चीजें हैं नाम तो सेम ही होते हैं, लेकिन उनका जो टेस्ट है, बनाने का तरीका कार है वो बहुत ज्यादा चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। बाकर खानी कश्मीरी कुलचा। तो जनाब एक रिपोर्ट है कि क्यों इतना मशहूर है, आपके साथ शेयर करते हैं रिपोर्ट। कुलचा ये खस्ता कुलचा होता है, इसको खस्ता बोलते हैं। और जो मीठा कुलचा है वो कॉफ़ी के साथ अच्छा लगता है, ये चाय के साथ अच्छा लगता है, कॉफ़ी के साथ अच्छा लगता है। ये कश्मीरी कुलचा है। ये गली जो है वो कुलचों वाली गली के नाम से मशहूर है। और कुलचे के एतबार से अगर बात की जाए तो कुलचा आज़ाद कश्मीर का जो है वो सबसे सकाफत के एतबार से अगर देखा जाए तो बेहतरीन जो है वो एक सकाफती दुकान है हमारी। मुजफ्फराबाद का कदीम मेन बाज़ार है, तो ये तारीख़ी एतबार के हवाले से भी कदीम है। और दूसरा यहाँ जिस जगह पे आप खड़े हैं, मैं खुद ये कुलचे लेने आए हम कश्मीरी। कश्मीर की सौगात है, मीठे कुलचे भी आते हैं। इसमें छोटा कुलचा भी होता है, बड़ा भी होता है। मीठों में मीठे कुलचे हैं वो ट्रेयों में लगते हैं, जो नमकीन है वो हाथ के साथ उसके साथ अंदर लगते हैं। तो
खस्ता कुलचा होता है हमारा पूरे पाकिस्तान और इंग्लैंड तक ये कुलचे जाते हैं, यानी कि सिर्फ आज़ाद कश्मीर की हद तक पूरे पाकिस्तान में जिधर जिधर से लोग आते हैं, मीरपुर, कोकी, बाग, रावलाकोट, इंग्लैंड, सऊदीया, दुबई, तमाम ममालिक में ये कुलचे जाते हैं और ये हमारी पहचान है। बहुत आला जनाब। तो एक तो कश्मीर के लोग बड़े खूबसूरत होते हैं, फिर कश्मीर के जो खाने का मौसम बड़ा खूबसूरत है, क्या ही बात है, जो नज़ारे हैं वो बड़े खूबसूरत हैं। और इसी तरह की जो चीज़ें हैं नबिया, ये जो खाने पीने की हैं, हम देखते हैं कि लाहौर, कराची, तमाम शहरों में बड़ी डिफरेंट किस्म की वैरायटी भी मौजूद है। अगर लाहौर में हम बात करें तो एक बड़ी मशहूर बेकरी है अंदरून शहर में, उनकी नान खताइयाँ बहुत ज़्यादा फेमस हैं। कराची का अगर रुख करते हैं, कराची में रबड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। आपका भी कोई एक्सपीरियंस? बिरयानी पे बस रुक जाएं, बिरयानी की तरफ तो मैंने, बिरयानी जो है ना वो बस कराची से बेहतर क्या? ये तो पूरा शो हो जाएगा, पूरा 2 घंटे का बिरयानी की तारीफ में बहस करना फजूल होगा वाकई। अच्छा, एक मस्काबन भी कराची में बड़ा अच्छा बनता है जो लाहौर में, मैंने ख्याल से, मैंने तो नहीं, शायद कहीं पर अंदरून मिलता हो, लेकिन कराची के मस्काबन की भी जनाब क्या ही बात है। लेकिन हर जगह के अपनी अपनी जगहों के वहाँ के पकवान है और बड़े जबरदस्त पकवान है, और जो खाने के शौकीन अफराद हैं वो फिर समझ सकते हैं कि, और शौकीन अफराद बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर में आपको पता है जो नाश्ते का आगाज ही होता है वो किस तरह से होता है, नान भटूरे हैं, तो बड़ा रश है, जो चने भटूरे हैं वो इस तरह की चीजें हैं, मगज खाते हैं लोग, निहारी खाते हैं, पाए खाते हैं। तो हर शहर में हम देखते हैं कि जो मेन्यू है वो हर शहर का डिफरेंट मेन्यू है, लोगों की जो चॉइसेस हैं वो डिफरेंट हैं। कराची में जिस तरह आप जिक्र करिए बिरयानी का, तो लाहौर में जो शाम के टाइम पे देखते हैं पुलाव फेमस है, कढ़ाई बहुत फेमस है, तो इस तरह की चीजें, चने हमारे बहुत फेमस है भाई, कोई मुकाबला नहीं है। बाहर आ रही तो नाश्ते के खाने की बातें चलती रहेगी, हम तो शुरू हो जाएंगे, ब्रेक के जाने पड़ते हैं और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे जहां कराची टेस्ट आखिरी और फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। न्यूजीलैंड ने कराची टेस्ट मैच में दूसरी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी है और नबिया पाकिस्तान को जीत के लिए एक टफ टारगेट मिल चुका है। 319 रन का हदफ है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो दूसरी इनिंग्स में बगैर कोई रन स्कोर किए दो खिलाड़ी पवेलियन लौट गए हैं और अभी एक बार फिर से जो हमारी बैटिंग लाइन है उस पर एक बहुत बड़ी और भारी जिम्मेदारी आ गई। बिल्कुल, और देखते हैं कि आज के दिन बाबर आजम क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज के लिए सिलेक्शन कमेटी के सरबराह ने 16 रुकनी वनडे स्क्वाड का भी ऐलान किया है और डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले सेंट्रल पंजाब के बैटर तैयब ताहिर और स्पिनर उसामा मीर को पहली मर्तबा कौमी स्क्वाड में शामिल किया गया है, जबकि शान मसूद, हारिस सुहेल की कौमी वनडे इंटरनेशनल स्क्वाड में भी वापसी हुई है। बिल्कुल, अभी शान मसूद और इमामुल हक क्रीज पर मौजूद हैं। जो टेस्ट मैच जारी है, 25 रन पाकिस्तानी टीम बना चुकी है, 2 खिलाड़ी उसके पवेलियन लौट चुके हैं और अब देखना यह है कि जो आज का टेस्ट मैच है जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तानी टीम होगी, न्यूजीलैंड भी चाह रही होगी कि जीत उनके हिस्से में आए और ये सीरीज अपने नाम कर ले। बस देखना क्या शान मसूद है अनबीटेबल, आपको तो पता है, बस अब आ गए हैं हमारे फेवरेट खिलाड़ी आ गए हैं। तो जिस तरह से आप उनको डिस्कस करती रही हैं, जब वो वर्ल्ड कप में भी आए तो हमने देखा कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी थी। अच्छा, बहुत सारा वो अब जब कैप्टनसी की बात हो रही है तो कुछ लोगों के काफी फेवरेट भी दिखाई दे रहे हैं। जितने भी एनालिस्ट से बात की काफी लोगों ने शान मसूद का नाम लिया बीइंग अ कैप्टन। इस हवाले से मजीद डिस्कस करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। नसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप देख रहे हैं जो अभी जो दूसरा सेशन स्टार्ट हुआ, पाकिस्तानी टीम के 2 बल्लेबाज 0 पर पवेलियन लौट गए। बैटिंग लाइन हमारी कंसिस्टेंसी उस तरह से अपनी नहीं बरकरार रख पाती जिस तरह से हम देखते हैं बाकी प्लेयर्स हैं, बाकी टीम्स हैं, हम होम ग्राउंड पर मौजूद हैं, तब भी हमें होम ग्राउंड का भी कोई एज नहीं मिलता। देखिए अनवार साहब, पिछला 2022 अगर हम देखते हैं पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत ही नुकसानदेह रहा है। इस लिहाज से बहुत नुकसानदेह रहा कि आप पूरा साल हम हारते हुए आ रहे हैं। आप लास्ट मैच हम बचाने में कामयाब हुए थे, वो बड़ी मुश्किल से बचाए थे। पहले ऑस्ट्रेलिया, दैन इंग्लैंड और उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हम स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। आप ऑस्ट्रेलिया से हार गए, इंग्लैंड ने तो हमें मार के हराया। दैन उसके बाद जो लास्ट सीरीज है इसमें भी हम पहला मैच ड्रॉ करने में कामयाब हो गए। आज इस वक्त कराची में मैच जारी है, क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान टीम स्ट्रगल कर रही है और मैं समझता हूँ कि हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजंस की जरूरत दिखाई देती है। जिस तरीके के डिसीजंस
हमारी कमेटी जो शाहिद खान अफरीदी की सरबराही में आई है उसने लिए। देखिए 2-3 डिसीजन की हमें बहुत जरूरत दिखाई देती है अनवर साहब, हमें अपने ट्रैक पे रहना होगा अपने सिस्टम को। अगर आप देखते हैं तो ऐसा भी होता है हारिस रऊफ अनफिट होते तो हम फरीद और वसीम हमारे फास्ट बॉलर होते हैं, क्या फास्ट बॉलर बैटिंग टोटली स्ट्रगल कर। लेकिन अब नसीम साहब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ट्रैक पे लाना होगा, आपने अभी तस्करा किया, इसके अलावा हम डेली जब इस पर क्रिकेट पर स्पोर्ट्स पर एनालिसिस लेते हैं तो बहुत सारी तब्दीलियों का जिक्र करते हैं। मैनेजमेंट अपर मैनेजमेंट अब चेंज हो चुकी है, कौन सी मेजर तब्दीलियां आप समझते हैं कि आनी चाहिए टीम में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टीम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, बाहर से टीम्स आ रही हैं और उनके बल्ले रन्स किस तरीके से उगल रहे हैं। फिर पाकिस्तान ने कल भी स्लो बैटिंग जिस तरह से की जिसकी वजह से न्यूजीलैंड को लीड हुई। अगर पाकिस्तान ने भी थोड़ा सा फास्ट क्रिकेट का कल मुजाहरा किया होता तो आज सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती। नबिया बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हम हार रहे हैं तो अपने माइंडसेट से हार रहे हैं, अपनी बुजदिली से हार रहे हैं। हम बुजदिलों की तरह क्रिकेट खेल रहे हैं, हम जो पिचेस बना रहे हैं हमारी ये ख्वाहिश होती है कि किसी तरीके से हम मैच ड्रॉ कर लें, हम हार ना जाए। जब तक हम हार के खौफ से क्रिकेट खेलेंगे हमें मसाइल रहेंगे उनकी। आप देखें ना यही पिचेस तो हमने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड न्यूजीलैंड जहां की तगड़ी टीमें आई हमने पिचेस ऐसी बना दी कि किसी तरीके से हम हार ना जाए। हमने अपनी आप अगर डर के हार रहे हो तो थोड़ा सा लड़ के हार जाओ। और नई मैनेजमेंट कमेटी ने जो नजम सेठी साहब की सरकारी में आई बड़े डिस्कशन किए थे। खान अफरीदी को आजकल जब हम प्रैक्टिस पे वो बैठे हुए थे और टीम का अनाउंसमेंट कर रहे थे उस वक्त हम उनसे यही बात कर रहे थे कि आप इस वक्त शाहिद खान अफरीदी ने जिस तरह फैसले लिए, देखिए आप अनवर और नबिया ऐसा माजी में बहुत कम हुआ है कि हमारी टीम टेस्ट खेल रही हो और हम अपने अंडर 19 के बच्चों को ड्रेसिंग रूम से आगाही दे रहे हो, ये पहले नहीं हुआ। और हमने उन तीनों टॉप प्लेयर्स को बुलाया जो पाकिस्तान जूनियर लीग के टॉप परफॉर्मर थे, बेहतरीन ऑलराउंडर थे, बेहतरीन बैट्समैन थे और बेहतरीन बॉलर थे। तो तीनों को ड्रेसिंग फास्ट ट्रैक बात कर रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमें लाना होगा अपने जूनियर्स को बनाना होगा, वरना हमारी क्रिकेट 16 खिलाड़ियों की। देखिए अगर हम की कप्तानी से पहले रमीज राजा साहब का जो था हम कितनी 16-17 इससे ज्यादा हमारी टीम नहीं थी, हमने अपराध को चांस दिया। देखिए हमें डिजाइन करना होगा हम किस फॉर्मेट में किस को खिलाएं। बिल्कुल नसीम साहब, जिस तरह से आप यकीनी तौर पर पॉइंट आउट कर रहे हैं शाहिद अफरीदी के जो डिसीजंस हैं जब से वो सिलेक्शन कमेटी के सरबराह बने हैं, हम देख रहे हैं कि यंग टैलेंट को आगे ला रहे हैं, उनके सिलेक्शन कर रहे हैं, टीम का हिस्सा बना रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह से आप कह रहे हैं यकीनी तौर पर ड्रेसिंग रूम शेयर करवा रहे हैं, प्लेयर्स के साथ उनका इंटरेक्शन होगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, यकीनी तौर पर इसके फायदे तो मिलेंगे। लेकिन कुछ इस तरह का फॉर्मूला भी होना चाहिए जो प्लेयर्स हैं उनको भी एक ऐसा माहौल दिया जाए, क्योंकि जब यही प्लेयर स्टार्स बन जाते हैं तब वो किसी की बात पर अमल नहीं करते। इस तरह से लगता है कि क्रिकेट बोर्ड उनके इन्फ्लुएंस में आ जाता है। देखिए क्रिकेट बोर्ड उनकी इन्फ्लुएंस में कब आता है अनवर भाई, लास्ट अगर आप उठा के देखेंगे तो रमीज राजा साहब ने एक बाबर आजम के हमारे पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है, अगर हम किसी एक शख्स को बहुत ज्यादा अथॉरिटी दे देंगे एक शख्स को तो फिर हमारे लिए मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। हमें कहीं ना कहीं बैलेंस रखना होगा। रमीज राजा साहब ने अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल नहीं की। देखिए ना पाकिस्तान जूनियर लीग के आपने जो मेंटोर्स बनाए थे, रवि राजा साहब बहुत दावा करते हैं कि पाकिस्तान जूनियर लीग आपने जो मेंटोर बनाए थे उसमें शेख मलिक भी शामिल थे। आपको याद हो लास्ट 2020 में हम सब याद कर रहे थे शेख मलिक, हमें कोई ऐसा बैट्समैन नहीं दिखाई दे रहा था जो हमारी बात को लेकर चले, लेकिन हमने उन्हें मेंटोर बनाया हुआ था। तो हम फैसले कर क्या रहे हैं, हमने पहले से डिसाइड कर लिया कि आप फॉर्मेट के प्लेयर हो, आप फॉर्मेट के प्लेयर हो और आप तो है ही तो फॉर्मेट। आपने तीनों फॉर्मेट खिला के जहां वर्कलोड मैनेजमेंट देखी, आपने अपने तीनों मिड फास्ट बॉलर कर दिए। अब नसीम शाह वापस आए जो खेल रहे, आपको वर्कलोड मैनेजमेंट पता, आप हर मैच के लिए चले जाएंगे भाई मेरे फैसले में उनको बताने में ऐसा कहीं नहीं होगा। आप अगर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की एग्जाम्पल एक मैच एंडरसन को देता है जी, एक मैच में किसी और बॉलर को देता है, एक मैच पिंचन को आराम देता है। मकसद कि अगर आप मैनेज नहीं करें आप हर मैच कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पॉजिटिव लेनी, हमें कहीं ना कहीं आप अपनी इस बारे में सोचना होगा। हमारी
टीम के माइंडसेट को बदलना होगा। ठीक है नसीम साहब, आप चूंकि हम देख रहे हैं कि शाहिद खान अफरीदी की हम जितना भी क्रिकेट का जायजा लेते हैं तो हमेशा एग्रेसिव मोड में हमें खेलते हुए दिखाई दिए हैं, तो उनके आने के बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में भी मेजर तब्दीली आएगी, वो भी उन खिलाड़ियों को शामिल करेंगे और जो हम एक डिफेंसिव मोड में इस वक्त क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमारे भी पेस जो है वो फास्ट होगा, एग्रेसिव मोड में खिलाड़ी दिखाई देंगे? नबिया बिल्कुल, देखें शाहिद खान अफरीदी ने अपनी जो इनिंग शुरू की है एज ए चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, वो बिल्कुल ऐसी है जैसे उन्होंने ओडीआई में स्टार्ट दिया था वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जी। उन्होंने कई ऐसे डिसीजन लिए जो 27 साल तो मुझे भी जर्नलिज्म में हो गए, मैंने आज तक माजी में नहीं देखे। मिसाल के तौर पर टीम अनाउंस हो चुकी है और टीम में 3 नए प्लेयर्स का इंडक्शन, और वो 3 नए प्लेयर में से एक प्लेयर को आपने मैच खिला दिया, मीर हमजा को, आपने 3 बॉलर्स को शामिल किया था। लोग आज की बात कर रहे हैं आपने कराची में साकिब खान को क्यों नहीं खिलाया, या ऑफ स्पिनर जो है वो इफेक्टिव है, शाहिद ने तो टीम में देख किया था। फिर बाबर आजम से जो लास्ट हुई थी शाहिद खान अफरीदी की सरबराही में मैनेजमेंट, जिसमें हारून रशीद को कन्वीनियर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के साथ वो भी मौजूद थे, और उन्होंने वाजे कर दिया था, ये खबर मैंने ब्रेक की थी उसको, कि अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट या 11 रुकनी टीम फाइनल नहीं करेगी, बल्कि इसमें एक बड़ा इन्फ्लुएंस नई सिलेक्शन कमेटी का होगा। और वो इन्फ्लुएंस हमने देखा कि वो दिखाई दिया यहाँ पर कि आप ओडीआई में देखें उसामा मीर कहाँ थे, आप उनका नाम तो थे, हुरैरा ने जिस तरह लास्ट पूरा सीजन परफॉर्म किया है, क्या हमारी माजी वाली सिलेक्शन कमेटी ये बोल्ड डिसीजन लेती, सब कहते हैं हुरैरा को कैसे लेके आते हैं, देखिए आप अबरार को लेकर आए, अबरार ने भी परफॉर्म करके दिखाया ना, अबरार को आप लेकर आए परफॉर्म करके दिखाया, हमें अब सही डिसीजन लेने की जरूरत दिखाई देती। सबसे बड़ी चीज मैं आप दोनों को यही कहूंगा, आप सरबराही में जो इस वक्त काम हो रहे हैं वो अपने हाथुर बनाने का काम हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं ऐसी बनाए कि उसका बाउंस भी हो। ठीक है नसीम साहब, आज के मैच के हवाले से एक शॉर्ट कमेंट कीजिएगा, आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान अभी भी डिफेंसिव मोड पर है, आज का मैच ड्रॉ करने की कोशिश करेगा, जीतने की कोशिश करेगा, हम मैच बचा पाएंगे आज? अनवर भाई, हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए और वो जीत है। हम काफी अच्छे से पॉजिटिव क्रिकेट नहीं खेल रहे, हम अगर जीत के लिए जाएंगे, हम अगर अपने मोमेंटम को टूटने नहीं देंगे, थोड़ा सा मामूली सा तेज खेलते रहेंगे 3-4 रन की औसत से, तो हम पे प्रेशर कम आएगा। और जो हम क्रिकेट की सनत में कहते हैं ना छक्का रोक देना, और अगर हम बहुत ज्यादा रोकने के लिए चले गए तो फिर आप यकीन मानिए मैच बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें ड्रॉ नहीं सोचना, हमें एक रिजल्ट देखना है, इसको पाकिस्तान के नए एरा की देखने, और ये जीत पाकिस्तान को बहुत फायदा पहुंचा सकती है। जी बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, उनका यही कहना था कि पाकिस्तान को यकीनी तौर पर पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है और हमें अपने जहन में जीत को रखना है, हमें सिर्फ मैच बचाना नहीं रखना या मैच को ड्रॉ करना ही हमारे जहन में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और प्रोग्राम में इसके साथ ही वक्त हो रहा है ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान के यंग टैलेंट से आपकी मुलाकात कराएंगे, और बहुत जरूरत है थोड़ी सी एंटरटेनमेंट की इस वक्त जो सिचुएशन है ना, तो स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है तो सोचा थोड़ी सी इंटरटेनमेंट हम आपके लिए लाजमी लेकर आए, क्योंकि जितना स्ट्रेसफुल हमारे मुल्क का इस वक्त एनवायरनमेंट चल रहा है, लेकिन अनवारी कहा जाए कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, तो ये बात तो हम बहुत बार करते हैं, लेकिन उस टैलेंट को अप्रिशिएट कितना किया जाता है, उसको मौके कितने दिए जाते हैं, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। तो आज एक ऐसे टैलेंट से हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं। इकरामुल्लाह हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे, उनसे हम डिस्कस करेंगे। इन की वीडियो भी मुलाहिजा कर रहे हैं, ये कराची की तंग गलियों में मौजूद होते हैं, वहां पर जूते मरम्मत करते हैं, लेकिन जो इनका पैशन है, इनका शौक है वो सिंगिंग है, और इनको ये अब वायरल भी हुए हैं, प्रमोट भी इनको किया जा रहा है, और हमने भी अपने शो में इसलिए बुलाया है कि जो पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है उसको यकीनी तौर पर प्रमोट करने की ज़रूरत है। इकराम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या कहेंगे अपने पैशन से मुतालिक, अपनी सिंगिंग से मुतालिक, और जो आप काम कर रहे हैं, किस तरह से आपको ये शौक पैदा हुआ? जी सर, शौक तो बस 8 साल 9 साल की उम्र में वालदा का जब इंतकाल हो गया था, तो उसके बाद मुझे एक शौक़ हो गया था। माँ के लिए एक शायरी बनाई थी, तो उसको मैंने फिर
उसके बाद शौक हो गया था सर। यानी कि लिखते भी आप हैं, गुनगुनाते भी हैं। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि किसने सबसे पहले आपको अप्रिशिएट किया या आपके टैलेंट को सराहा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ सुनना ज़रूर आपसे चाहूँगी, तो क्या सुनाएंगे हमारे देखने वालों को? जी बस माँ के लिए जो बनाया था मैम वो गा लूँगा। जी बिल्कुल इकराम। तुझे चांद सितारों में देखा करूं, तुझे चांद सितारों में देखा करूं, हर पल हर दम ये सदा। ओ मेरी माँ प्यारी, मेरी माँ प्यारी माँ, तू जिंदगी है मेरी प्यारी माँ, तू हर खुशी मेरी प्यारी माँ। तुझे चांद सितारों में देखा करूं, तुझे आसमां में समाया करूं, हर पल हर दम ये कहता रहूं मैं सदा। ओ मेरी माँ प्यारी माँ, क्या बात है। ओ मेरी माँ प्यारी माँ, जीने की तमन्ना नहीं माँ, तू जो नहीं साथ है, हर घड़ी तेरी याद में हो, ख्यालों की बरसात है, जुदाई मुकद्दर में थी, इसमें क्या बात है इकराम, जिस तरह से आप ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं अपनी मदर के लिए, खुद ही आपने ये कंपोज किया है और जितनी खूबसूरत आवाज है, हम लोग भी कंफ्यूज हैं यहाँ पर कि हम किस सिंगर को सुन रहे हैं, किस मंझे हुए सिंगर को सुन रहे हैं जिसकी आवाज इतनी पॉलिश्ड है। तो क्या क्या कहेंगे आप, किससे इंस्पायर्ड हैं, किस सिंगर से इंस्पायर्ड हैं? फेवरेट सिंगर है फेवरेट कौन है आपका? अगर हम बात करें जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, नूर जहां हैं, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब थे, मेहदी साहब थे, वो तो बहुत ज्यादा रियाज करते थे, प्रैक्टिस करते थे। आपके फेवरेट कौन है और आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं? जी सर मैं कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं करता हूँ, और फेवरेट सिंगर जो है रहीम शाह है, हमारे पाकिस्तानी एक सिंगर है, वो सिंगर है बहुत खूबसूरत, उसका गाता रहता हूँ अक्सर। अच्छा मुझे बताओ, पहली बार जैसे कि आपकी वीडियो हमने दिखाई अपने ऑडियंस को, बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है, जितने लोग भी देख रहे हैं। इकराम एक प्रोफेशनल सिंगर नहीं है और जिस तरह से जूते पॉलिश करने का काम है आपका, अब बहुत सारे राहगुजर या लोग आपको अगर कभी गुनगुनाता हुआ सुनते होंगे, पहली बार आपको किसने सराहा, अप्रिशिएट किया, गाने की, गुनगुनाने की तारीफ की? जी बस मैं चप्पलों के साथ साथ तो गुनगुनाता रहता था, फिर ये इंडिपेंडेंट उर्दू से। जी इकराम। जी इकराम, आप हमें सुन पा रहे हैं? इकराम से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। उनका यही बताना था इस हवाले से कि वो तो गुनगुनाते रहते थे अपना काम करते हुए, लोग उन्हें सुनते रहते थे, और अभी जो वीडियो भी हम आपके साथ शेयर की हमने, जो मंजर आम पर आई, जिससे इकराम को अब लोग पहचानना शुरू हुए हैं, और जो गाना उन्होंने हमें सुनाया है खुद कंपोज भी कर रहे हैं, और जो उनके फेवरेट सिंगर हैं उस हवाले से भी हमें बता रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि उनका पैशन है, प्रैक्टिस वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो एक जो कुदरती आर्ट उनके पास फन मौजूद है, जिस तरह से कंपोजिशन हमने उनकी सुनी है, और वो ये बता रहे थे कि 7-8 साल की उम्र में जब उनकी जो वालिदा थी वो इस दुनिया से चली गई, उसके बाद उन्होंने सिंगिंग शुरू की है, और एक बड़ी खूबसूरत सी कंपोजिशन जो हमने उनकी सुनी है। प्रोग्राम में खैर आगे बढ़ते हैं और ये वायरल वीडियो आपसे शेयर करते हैं, जिसमें नबी हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही लंबा नोटों का हार रेडी किया गया है एक बहुत खुश नसीब दूल्हे के लिए। वीडियो देखने के बाद तो लगता है कि हम जितनी हमारे मुल्क की मईशत का तस्करा करते हैं
और जो सियासी हालात हैं और जो महंगाई का तस्करा करते हैं, उसके बाद ऑन अदर साइड इस तरह की वीडियोस वायरल होना या मंजरें आप पर आना, ऐसा लगता नहीं कि ये पाकिस्तान की वीडियो है, पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क की वीडियो है जहां पर शादी पर इस तरह से नोटों की इतना बड़ा हार तैयार किया गया है, का ये हार लाखों का हार है। इसको पकड़ने के लिए मेरे ख्याल से यहाँ पे सैकड़ों लोग शायद मौजूद हैं जो कि लेकर आ रहे हैं। लंबी एक रो में खड़े हैं, अभी भी आप देखें उसके हार उसने पहना हुआ दूल्हे ने, उसको पकड़ा हुआ तवील, बिल्कुल लंबी कतार है। और इसमें देखें पाकिस्तान जी बिल्कुल 75 रुपए का नोट जो कि बड़ा नायाब है, जो कि आपको इजाफी पैसे देकर लेना पड़ता है, वो भी बताया जा रहा है कि इस हार में मौजूद है। 5000 का नोट ये वीडियो तो वायरल हुई है, हमने शेयर भी की है, बहुत सारे लोग हमें देख रहे होंगे। हम शादी ब्याह की तकरीबात पर बहुत ओवरडू कर देते हैं, बहुत सारे अखराजात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से दिस इज द हाई टाइम कि हमें सोचना भी चाहिए कि हम अगर किसी अपने आसपास के लोगों की मदद कर सके, किसी को अगर हम 2 वक्त का नहीं 1 वक्त का अगर खाना खिला सकें, अपने थोड़े से अखराजात कम कर सकें, तो मेरे ख्याल से हमें ये सोच विचार करना होगा। क्योंकि लोग जो इस वक्त खर्ची बहुत हमारे यहाँ होती है, लिमिट में होनी चाहिए, अभी भी बहुत होती है और शादियां डिले की जा रही हैं। अभी भी जो हमारे मुल्क के हालात है, सोना जिस कीमत पर पहुंचा हुआ है, लोग 2-3 साल 4 साल वेट करते हैं, बाकायदा कमेटियां डाली जाती हैं कि उसी तरह से शोशा पूरी बरकरार है। शादियां भी डिले हो रही हैं, लोग इंतजार भी कर रहे हैं, रिश्ते भी नहीं हो पा रहे हैं, ट्रेंड बन चुका है, फैमिली प्रेशर्स हैं कि आपको एक जो अब हमें ये भी देखना है कि ट्रेंड हमने फॉलो करना है, वो मेंटेन करना है, स्टेटस कॉन्शियस हैं लोग बहुत ज्यादा, या फिर सर्वाइवल की जंग है। इससे पहले भी देखें जो हमने कुछ शादियों की वीडियो लोगों को दिखाई थी, वहां पर डॉलर्स निछावर किए जा रहे थे, वो फेंके जा रहे थे, वो लुटाए जा रहे थे। तो किस तरह से बेदरेक पैसे का इस्तेमाल किया जाता है शादी में। ये तो पैसों की हमने एक वीडियो दिखाई, खाने का खाने का बहुत ज्यादा जाया किया जाता है खाना। और ऐसे में हम देखते हैं कि जो बेचारे कितने अब लोग हैं, अवाम है जो खाने को तरस रही है, और दूसरी साइड पे हम बड़ी बड़ी दावतें करते हैं, शादियों पे खाना लोग अपनी प्लेट्स भर लेते हैं और फिर वो खाना कितना जाया बिल्कुल होता है। और नबिया ये वो चीजें हैं जो कि हम मीडिया पर रिपोर्ट हो जाती हैं, जैसे कि वीडियो वायरल होगी, लेकिन जो पस मंजर चीजें हैं जो कि जिसकी इस्लाम में भी ममानियत है, जहेज की मैं बात करूंगा कि किस तरह से मना किया गया है, लेकिन कितना ही जहेज की अगर बात करें तो जो लड़की वाले हैं वो परेशान होते हैं कि उन्हें जहेज देना पड़ता है, तो वो रिवाज भी हम देख रहे हैं कि खत्म होता किसी सूरत नहीं दिखाई दे रहा, उस पर कोई सख्ती भी नहीं है हुकूमत की तरफ से। शरीफ के चाहे हम बहुत सारी बातों से डिसएग्री, बहुत सारी बातों से इख्तलाफ हो, लेकिन एक चीज का जो क्रेडिट मैं उनको ऑनर भी देना चाहूंगी, ऑफर भी, कि उन्होंने जो वन डिश करके पंजाब में जो उन्होंने ये सिलसिला किया, मेरे ख्याल से बहुत सारी दुआएं उनको लगेंगी कि लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे और कर्जा उठाकर जिस तरीके से शादी ब्याह हमारे यहाँ किया जाता है और बड़े बड़े ज्यादा खानों की जो नुमा आती है, एक तो बहुत वेस्ट ऑफ मनी भी है, खाने का रिस्क का भी बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल जनाब ये तो वायरल वीडियो थी, इससे हम कहां से कहां चले गए। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को। बहुत सारा ख्याल रखिए, हैव अ गुड वीकेंड, जुमा मुबारक, अल्लाह हाफिज।